अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना नियाजी और मेरे साथ है मिस्टर जमील सुखेरा। और आज हम ब्लू हैं। आज हम ब्लू क्यों हैं? सबसे पहले तो अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग हिना नियाजी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, वैसे थोड़ा रब्त बनाते हैं। आज हमने ब्लू क्यों पहना हुआ है? क्यों पहना हुआ है? क्यों बताएं क्यों पहना? क्योंकि आज हमारे शो का एक बहुत खास दिन है और आज हम अपने चैनल के थीम के साथ अपना 100th एपिसोड सेलिब्रेट करेंगे आप लोगों के साथ। एग्जैक्टली, सुनो पाकिस्तान का 100th एपिसोड आज हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं आप सबके साथ और अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। जब पहला दिन था, जब मॉक्स शुरू हुए और आज 100th एपिसोड है, किस तरह से ये सफर रहा, मॉक्स निकाल के ऑन एयर हमारा ये 100th एपिसोड है। नहीं, मॉक्स से मैं एक्सपीरियंस की बात करी ना कि किस तरह से एक्सपीरियंस रहा। मैं एक अलग बात करो कि 100th एपिसोड है ये ऑन एयर का, ठीक है? जी जी बिल्कुल। 100 ही आप मॉक्स के डाल ले। जमील, हमारे इतने मॉक्स नहीं होते, हमारे सिर्फ 3-4 मॉक्स हुए थे। याद करें हमें शुरू में कितनी मुश्किल पेश आ रही थी एक दूसरे के साथ काम करने में, आप इफ यू रिमेंबर। शुरू में आ रही थी। आप सोचे नाज़रीन कि आज 100th एपिसोड है और एक दूसरे को बर्दाश्त करते हुए सोचे कितने महीने गुजर गए। 100 डेज हो गए हैं। 100 डेज नहीं, 100 डेज हो गए हैं और महीने कितने हो गए हैं ये तो एग्जैक्टली काफी हो चुके होंगे, आई एम श्योर। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम अपने व्यूअर्स से भी पूछ सकते हैं कि हमारी जो नोक झोंक का सिलसिला जारी रहता है जी, क्या वो उसको एंजॉय करते हैं या फिर हमारी हिना की तरह फील करते हैं? आई मीन फिर भी हिना की तरह मतलब। अच्छा, सबसे पहले तो जमील मैं यहाँ पर थैंक्स करना चाहूँगी अपनी पूरी टीम का, जिनके बगैर ये 100th एपिसोड शायद हम उस तरह से कंप्लीट ना कर पाते। ईच वन ऑफ यू, जितने भी टीम मेंबर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सुनो टीवी की मैनेजमेंट, सुनो टीवी, हमारे प्रोड्यूसर से लेके हमारे कैमरामैन से लेके मेकअप, हेयर, लाइट, साउंड, मेकअप वालों को ज्यादा शुक्रिया। मेकअप वालों का तो मैं सेपरेट करती हूँ, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और 100th एपिसोड में मुझे लगता है कि जिस तरह से वो हमें साथ लेकर चले और अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं, जाहिर बात है टीम के हम भी मेंबर हैं तो कभी नोकझोंक भी हो जाती थी टीम मेंबर्स के साथ, लेकिन हमें बहुत अच्छे से उन्होंने टॉलरेट किया और ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है। अच्छा हिना, जहां आपने सबका शुक्रिया अदा किया ना, वहीं मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा और मैं सबको अप्रिशिएट भी करना चाहूंगा, क्योंकि जब भी कोई एक नया चैनल आ रहा होता है और मुख्तलिफ चैनल से लोग इकट्ठे हो रहे होते हैं एक दूसरे के साथ काम करने के लिए, पहले एक्सपीरियंस नहीं होता, किसी का होता है किसी का नहीं होता, ऐसे में एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा बनती है हमारी टीम को, जो कैमरामैन्स भी हैं और बिहाइंड द कैमरा जो काम कर रहे हैं, क्योंकि सब ने एक दूसरे के साथ वो जेलिन हुए और नोक झोंक का जो जिक्र किया हिना ने, उसके बावजूद द वेरी नेक्स्ट मोमेंट हम काम की तरफ तवज्जो देते हैं और फैमिली की तरह रहते हैं, वो सारी चीजें हम बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी मेंशन करना चाहूंगी कि जब हम सुनो पाकिस्तान का हिस्सा बने और जब टीम से इंटरैक्ट किया तो आप यकीन माने कि सबसे ज्यादा जो हमारी केमिस्ट्री एंड कंपैटिबिलिटी थी, सबसे जल्दी सुनो पाकिस्तान की टीम के एक दूसरे के साथ जो है वो कंपैटिबिलिटी बन गई, केमिस्ट्री बहुत अच्छी डेवलप हो गई, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। और अब तो वो कहते हैं ना, आंख का इशारा, जिस तरह माँ का इशारा बच्चे समझते हैं, हमारा इशारा जो है ना वो हमारी टीम समझती है एंड वी आर रियली थैंकफुल टू देम। उन्होंने अनथक मेहनत की, रात को लाइन अप करना, गेस्ट को अरेंज करना, लास्ट मोमेंट्स पे जब गेस्ट का चले जाना बहुत नर्व रेकिंग होता है। जो लोग पीसीआर में काम करते हैं, हैट्स ऑफ टू द टीम सिटिंग इन पीसीआर, बहुत ज्यादा उनको भी क्रेडिट जाता है। आपके माँ के इशारे पे मैं आप थोड़े आप अब कीप योर वर्ड्स। मेकअप वालों को शुक्रिया अदा करें, मेकअप की टीम का मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करें, क्योंकि जमील यहाँ पर बहुत कॉम्प्लेक्स फील करते हैं क्योंकि मेरे पास 3 लोग हैं, दे टेक केयर ऑफ मी, माय हेयर, मेकअप, ज्वेलरी। मैं कॉम्प्लेक्स फील करता हूँ क्योंकि आई जस्ट टेक 10 मिनट्स टू गेट रेडी और and I only get like 20 minutes to get ready, but there are 3 people. 20 minutes into 20 मल्टीप्लाई करें तो उतने मिनट्स। अच्छा, राना मुबश्शिर साहब हमारे साथ हैं, ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, उन्होंने फिर यही कहना है जमील आप सही कहते हैं। मुझे लगता है राना साहब ही वो वाहिद शख्स हैं जिनको जब भी हम कॉल पे लेते हैं वो मेरे लिए, मेरे हक के लिए आवाज उठाते हैं। I actually owe him a lot. Thank you राना साहब। हम सब आपके हक के लिए बड़ी आवाज उठाते हैं। Okay. No comments. Comments reserved. Anyways जी, बहुत शुक्रिया पूरी टीम का, सुनो पाकिस्तान का, सुनो टीवी का, for giving us an amazing opportunity. एक चीज मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा, इना नाज़रीन का बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत थोड़े वक्त में
आप लोगों ने जिस तरह हमें सराहा, हमारे काम को, इस चैनल को खास तौर पे, इसका रेटिंग्स में आना और हर तरफ छा जाना, मेरा ख्याल है ये जहां हमारी इसको अचीवमेंट कहा जाएगा, वहीं नाज़रीन का शुक्रिया भी अदा करना बनता है। बिल्कुल जी, हमारी कि उन्होंने सुनो टीवी, सुनो न्यूज़ को जो है वो सराहा, बहुत ज़्यादा पसंद किया, हमारे प्रोग्राम्स को, न्यूज़ को और ख़ास तौर पर सुनो पाकिस्तान को। और शहबाज भाई का शुक्रिया नहीं अदा करेंगे तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपके चाय, ग्रीन टी, कॉफ़ी भी पिलाते हैं और हमें जगा के रखते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। जागते रहना, साढ़े तीन रहना। राना मुबशिर साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी, आपको एक दूसरे को 100 दिन बर्दाश्त करना बहुत बहुत मुबारक हो। सर बहुत शुक्रिया राना साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने दिल की आवाज जो है वो बयान कर दी। लेकिन एक बात नहीं बताई आपने जमील जी, ये आंख का इशारा हिना किसको करती है? अच्छा, मैं ना यकीन करें राना साहब, इस बात को मैं गोल करना चाह रहा था, लेकिन अब आपने जिक्र कर दिया। ये जो हिना अपने पे लेगी है ना कि मेरी आंख का इशारा, वो बेसिकली हम सब किसी और की आंख का इशारा फॉलो करते हैं। Now you get my point? नहीं, I understand. और पिछले प्रोग्राम में आपने जमील बोला था कि आपने इस पे आंख रखी हुई है और पूरा स्केड्यूल बताया लोगों को, दुनिया को टीवी पे बैठ के स्केड्यूल बताया कि कितने बजे आती है, कितने बजे जाती है, केड़ा रूट है इधर, सारी पा दो। हाँ यस, बस कुछ बातें रह गई। गाड़ी कौन सी होती है, गाड़ी का नंबर कौन सा होता है, घर का एड्रेस क्या है, वो नहीं बताया मैंने। अगर आप कहें तो मैं वो भी बता नहीं, रहने दे, कोई सस्पेंस तो होना चाहिए। वो भी नहीं राना साहब, राना साहब सबसे पहले तो हम आपका कमेंट लेना चाहेंगे सुनो पाकिस्तान के हवाले से, क्या कहेंगे हमारे मॉर्निंग शो के लिए? देखिए, एक वाहिद मॉर्निंग शो है जिसके लिए मैं उठता हूँ और मैं हैट्स ऑफ टू मरियम, आपकी जो कोऑर्डिनेटर है, वो बिल्कुल टाइम पे उठा देती। आज नहीं उठाया उन्हें मनु वैसे, लेकिन टाइम पे उठा देती है और बिल्कुल उसकी कोऑर्डिनेशन ऐसी है कि आई विश कि मेरे पास भी ऐसा कोई कोऑर्डिनेटर होता मेरे शो के लिए। माशाल्लाह, थैंक यू राना साहब। थैंक यू राना साहब। और आपके साथ, आप दोनों के साथ, जमील के साथ, रोहिना आपके साथ, आई फील सो हैप्पी डूइंग अ शो एंड आई एम माई सेल्फ, आई एम 100% माई सेल्फ इन योर शो. So that's like, you get the 100% out of me. You guys get the 100% out of me. Rana साहब, it's always an honor to have you on our show. और जब आप शो पे आते हैं हम बहुत खुश होते हैं, हम भी आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं और हमारा उस दिन एक्साइटमेंट लेवल ही और होता है जब हमें ये पता चलता है कि आज राना मुबशिर साहब हमारे साथ होंगे। तो आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। Welcome. I'm really happy for you guys and for the success of you guys and the success of Suno TV. Thank you Rana साहब, thank you. राना साहब, अब हम शो में आगे बढ़ते हैं और सुप्रीम जो अस्कुत नोटिस लिया जिस पर समाअत हुई उस पर थोड़ा बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी इंतखाबात से मुतालिक अस्कुत नोटिस की जो समाअत हुई उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हम आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे और चाहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर हों। तो इस सारी ये जो कार्रवाई है, आपका व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में इंतखाबात का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा? देखिए, इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। अनफॉर्चुनेटली हर चीज जो है ना, हर चीज आजकल जो पॉलिटिशियंस है ना, सियासतदान है, वो उठा के कोर्टों पे डाल देते हैं। देयर आर टू रीजंस फॉर दैट। नंबर वन, या तो वो बैठ के असेंबली में खुद इसको सॉर्ट आउट नहीं कर सक रहे, तो इसलिए हर चीज जड़ी कोर्ट चली जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आइन जो है, कई जगहों पे खामोश है। कि उसकी तशरीह चाहिए होती है, तो वो तशरीह के लिए आप कोर्ट में चले जाएं तो बात है। बट देन अगेन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है बिल्कुल वाजे है और ऑब्वियस है कि जनाब ये चीज इस तरह होनी है, तो फिर उसको अकॉर्डिंगली खुद कर ले सियासतदान। सो everything is thrown into the court of like court, तो वो एक इशू बन जाएगा। क्योंकि वो सियासतदान जो है उनसे एतबार लोगों का उठना शुरू हो जाएगा और वो हम नहीं चाहते। एज ए जर्नलिस्ट मैं नहीं चाहूंगा, कोई भी नहीं चाहेगा। हम चाहेंगे कि चलती रहे। तो राणा साहब, असेंबली तहलील होने पर इलेक्शन की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है?
देखें ये तो आपस में सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था, गवर्नर को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था। मतलब कि इस यहाँ तक पहुंचनी नहीं चाहिए थी बात कि जनाब बीच में प्रेसिडेंट पढ़ता या कोर्ट पढ़ता, तो वो यहीं पे सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए था। और जो चीजें नहीं सॉर्ट आउट हो सकती थी उसको असेंबली में ले आते, असेंबली में ला के उसको सॉर्ट आउट कर लेते। तो ये हर छोटी चीज उठा के कोर्ट में फेंकना, ये कल सियासतदानों के लिए ये एक मुश्किल पैदा कर देगी। अच्छा, और ये हर चीज होगी। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और लेकिन आप मरियम नवाज साहिबा ने जो कल वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत की, खिताब किया और कुछ 5 तस्वीरें जो दिखाई जिसमें हाजिर सर्विस जजेस की तस्वीरें भी उन्होंने दिखा दी, बड़ी हर तरफ तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? That should not have been done. I would say that should not have been done. क्योंकि अगर ये इस नहज तक अगर आप जाएंगे ना, ठीक है आपकी रिजर्वेशंस है, मरियम बीबी की, मुस्लिम लीग नून की अगर रिजर्वेशंस हैं तो उसका कोई ना कोई और तरीका जरूर होगा। आई एम नॉट अ लॉ एक्सपर्ट बट देन अगेन उसका तरीका जरूर कोई ना कोई होगा। उस तरीके को अडॉप्ट कर लिया जाता तो वो ज्यादा बेहतर था। यू नो पब्लिकली इस तरह करना और पब्लिकली इस चीज को प्रमोट करना या इसको क्रिटिसाइज करना, मतलब प्रमोट वो लोग जो कर रहे हैं या इसको क्रिटिसाइज करना, that will be in a bad taste in the days to come. तो वो इसको करना चाहिए। तो सिटिंग जजेस हैं, ठीक है, उन पे रिजर्वेशन हो सकती हैं और बिल्कुल हो, मतलब उस पे क्वेश्चन मार्क्स भी हो सकते हैं किसी को, लेकिन उसका तरीकाकार कुछ और हो सकता है। उस तरीके को अडॉप्ट करना चाहिए। किसी जमाने में ना जजेस जो होते थे ना, वो ना तो अखबार पढ़ते थे, जब किसी केस को वो लेके बैठे होते थे या उसको डिसाइड करना होता था, तो ना अखबार पढ़ते थे और ना टीवी देखते थे। वो उसका रीजन ये होता था कि उनको वो अपने माइंड अप्लाई करते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो टाइम गुजर गया, वो टाइम गुजर गया। अब जजेस भी जो है ना वो बैठ के देखते हैं, टीवी भी देखते हैं, पब्लिक ओपिनियन भी देखते हैं। सो प्रोबेबली मरियम बीबी जो है ना, वो जब टीवी उस चीज को उन्होंने टैप किया कि जितना प्रेशर हो सकता है उसको किया जाए। लेकिन राणा साहब आप देखिए कि जो पीटीआई पर तनकीद की जाती है कि जनाब उन्होंने सियासत का माहौल बड़ा खराब कर दिया, नौजवानों को बदतमीज कर दिया, तो आपको नहीं लगता वही हरकतें अब नून लीग कर रही है? लेकिन टिट फॉर टैट वाली बात होगी ना। अगर पीटीआई कर रही है और पीटीआई अगर गड़बड़ कर रही है, उनकी लैंग्वेज खराब है, वो दूसरी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं या फॉर दैट मैटर क्रिटिसाइज कर रहे हैं इन अ रॉन्ग वे, पीटीआई वाले अगर वो गलत तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उसी तरीके से आप दूसरी पार्टी क्रिटिसाइज करना शुरू कर देगी तो सिचुएशन नहीं बनेगी। तो देखें ना, इसीलिए तो सिचुएशन बन गई है। अच्छा, इसमें से एक पार्टी जो है अभी तक, मुझे नहीं पता कल क्या होता है, अभी तक सिचुएशन एक पार्टी की ये है कि वो इस किस्म की लैंग्वेज अभी तक यूज नहीं कर रही है, दैट इज पीपल्स पार्टी। तो वो उसको हमने देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं एज ए जर्नलिस्ट, वो अभी तक ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं कर रही पीपल्स पार्टी। लेकिन आई डोंट नो, मतलब कि इस जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, पीटीआई वाले करते हैं या नून लीग वाले जिस तरीके से कर रहे हैं, टिट फॉर टैट चल रहा है काम यहाँ पे, कल वो इस रट में शामिल हो जाए हमें नहीं पता, बट देन अगेन अभी तक तैयार। जी बिल्कुल सही। राणा साहब, इस पर मजीद भी हम तफसील से बात करते हैं। हमें हामिद खान साहब, साबिक प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनकी भी राय लेते हैं इस मामले पर। हामिद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कहिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया इंतखाबात के हवाले से, जिसके बाद एक बहस छिड़ी हुई है कि आईनी तरीका क्या है, जिम्मेदारी किसकी है, इंतखाबात करवाना और ये सारा मामला। आप किस नज़र से देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया, इस मामले को अपने हाथ में लिया सो मोटर नोटिस देके, क्योंकि इतना उलझाव डाल दिया था कि उसके बाद कोई रास्ता लगता था जो रह नहीं गया। यानी गवर्नर्स पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती थी आइन के मुताबिक कि जब असेंबलियां डिसॉल्व हो जाए तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की डेट देनी चाहिए। दोनों गवर्नर्स ने अपना आईनी फर्ज अदा नहीं किया जी। उसके अलावा फिर इलेक्शन कमीशन पे एक जिम्मेदारी आ सकती है और आती है कि अगर वो नहीं अपना आईनी किरदार अदा कर रहे गवर्नर तो आप करें, उन्होंने भी नहीं किया।
तो इसलिए मामला इतना उलझाव में चला गया था और दिन सिर्फ 90 आइन ने कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। तो ऐसी सूरत में मेरे ख्याल में सबसे बेहतर ऑप्शन यही थी कि सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस लेकर इसके ऊपर कोई फैसला कर जी आइन की तशरीह। हामिद खान साहब, आम इंतखाबात की अगर बात करें तो उस हवाले से वफाक और सूबों की क्या जिम्मेदारी है? नहीं, आम इंतखाबात आप बात कर रही हैं, एक तो नेशनल असेंबली के, एक हर सूबाई असेंबली के भी आम इंतखाबात होते हैं। अभी तक हमारी रवायत ये रही हम एक दिन में ही, एक वक्त में ही एक कराते हैं जी। लेकिन दुनिया भर में कोई भी निज़ाम आप ले लें जिसमें कि सूबाई खुद मुख्तारी भी होती है, हर सूबा अपने वक्त के मुताबिक इलेक्शन करा सकता है, उसमें कोई अमर माने नहीं है। इसलिए ये कहना कि चूंकि अलग अलग क्यों इलेक्शन हो रहे हैं, वो हर असेंबली की अपनी एक टर्म है, उस टर्म की जब खत्म हो जाएगी या डिसॉल्व अगर पहले हो जाती तो उसका इलेक्शन हो जाना चाहिए। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके लिए कहा जाए कि ये इलेक्शन जो है बाद में ये एक वक्त में होने चाहिए। जी बिल्कुल सही। अच्छा, चूंकि ये बहस बहुत ज्यादा अब आजकल हो रही है कि अगर सूबाई असम्बलीज के इलेक्शन पहले हो गए तो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट जो है वो विफाक से ज्यादा, विफाक की ज्यादा हो जाएगी, उससे तो एक ही टाइम पे इंतखाबात होने चाहिए। तो इसमें भी बहुत बहस बन रही है। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ राना साहब आपसे भी, और मैं हामिद खान साहब से भी उस पर टेक लेना चाहता हूँ कि क्या ऐसा भी मुमकिन है कि जो असम्बलियाँ तहलील हुई हैं वो वापस बहाल हो जाएं? राना साहब, व्हाट्स योर टेक? हामिद साहब बता सकते हैं, क्योंकि देखिए अतर मुनिल्ला साहब जो है उन्होंने हाई कोर्ट में रह के जो डिसीजन लिए हैं, मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजंस और मेजॉरिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अतर मुनिल्ला की जो थी वो बहुत ठीक थी, आई वुड से। लेकिन लॉ एक्सपर्ट जो है हामिद साहब है, ही कैन लाइक कमेंट ऑन दिस वन, बट ये बड़ी अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस हैं और ऐसा कभी हुआ नहीं कि दो सूबों की जो है टूट गई हो और फेडरल जो है इंटैक्ट हो। तो उसमें जनाब कैसे आपने इलेक्शंस करवाने, दीज आर अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस। सही। तो इसमें कैसे लेके चीजों को आगे चलेगी सुप्रीम कोर्ट, दिस हामिद साहब कैन गिव अ राइट ऑन दिस वन। हामिद साहब, आपके ख्याल में क्या ये मामला इस तरफ भी जा सकता है, ये गुंजाइश है इसमें आइन में कि जो असेंबलीज तहलील हुई हैं वो वापस बहाल हो जाएं और किसी तरीके से आम इंतखाबात की तरफ ही तमाम पार्टीज, सूबे और विफाक मिलकर ये फैसला करें? देखिए, ये हो सकता है क्योंकि इस वक्त मामला सारा सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले में जाना चाहेगी कि आया दोनों असेंबलियों को जिस तरह तहलील किया गया है ये आइन की मंशा के मुताबिक था कि नहीं, मैं ये समझता हूँ उसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये मामला जो है आइन ने जो है वो इंतजामिया और मुकर्रना के हवाले से किया हुआ है कि जी ये चीफ मिनिस्टर की सवाबदीद है कि वो जब चाहे वो असेंबली को रिजॉल्व करने की एडवाइस गवर्नर को दे सकते हैं और गवर्नर पाबंद है कि उस एडवाइस पर अमल दरामद करें और रिजॉल्व कर लें। अब इस क्वेश्चन में जाने से ये एक और बाब खुल जाता है। इस वक्त तो जो बात है, जो शॉर्ट पॉइंट होगा वो तो ये है कि आया 90 दिन के अंदर कराने उससे बाहर निकल सकते हैं कि नहीं। जो मैं समझता हूँ नहीं, जो आइन की दी हुई लिमिट्स हैं उसके अंदर हमें रहना चाहिए। लेकिन ये है कि इस पर बहस हो सकती है 10 दिन पहले या बाद में भी कि इलेक्शन कराए जा सकते हैं नहीं कराए जा सकते, वो एक और बहस है। लेकिन अगर असेंबली की तहलील को नुक्ता एतराज बना के उस पर अगर फैसला किया गया तो वो कुछ इस सारी बहस से हटके नई बहस शुरू हो जाएगी। जी सही। हामिद खान साहब, आज खुद नोटिस मामला अदालत ने कहा है कि आइन की तशरीह कर सकते हैं, कोई हुक्म नहीं दे सकते। तो आप क्या समझते हैं कि मामला फिर हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सदर और गवर्नर के पास ही जाएगा? जी नहीं, मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ एक ओपिनियन की शक्ल में होगा, उनको एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के तहत नहीं उन्होंने ये नोटिस दिया। उन्होंने नोटिस जो एनफोर्सेबल ऑर्डर्स की जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 184(3) के तहत दिया है, लिहाजा ये फैसला जो है बिल्कुल एनफोर्सेबल फैसला। अच्छा हामिद खान साहब, आपने जिक्र किया कि सबसे पहले तो इस बात का तायुन करना है कि क्या 90 रोज से ऊपर
जा सकते हैं या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि अगर संगीन सूरत हाल हो तो इलेक्शन का वक्त आगे भी हो सकता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि इलेक्शन में इल्तवा की कितनी गुंजाइश है हमारे आइन में? मेरे नजदीक इसमें इल्तवा की गुंजाइश कोई नहीं है, लेकिन 5-7 दिन आगे पीछे हो जाने में से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें आइन में एक गुंजाइश मौजूद है। लेकिन यहाँ पर कोशिश की जा रही है उस गुंजाइश को इस्तेमाल किया जाए इलेक्शंस को डिले करने के लिए, जो मैं समझता हूँ गलत होगा। आर्टिकल 254 को जिस तरह से अभी तक तशरीह करने की वो कुव्वतें कोशिश कर रही हैं जो इलेक्शन कराने के खिलाफ हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे, क्योंकि ये रमजान का महीना है, हो सकता है कि अदालत सोचेगी जी रमजान के फौरन बाद करवाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं है। अव्वल तो ये है कि 90 दिन को स्टिक करना चाहिए। एक दफा आप उससे आगे जाते हैं तो फिर बहुत सारे मामला खुल जाते हैं। मैं समझता हूँ कि 90 दिन को ऑब्जर्व करना चाहिए। जी सही। राना साहब, कल मैं टीवी चैनल्स देख रही थी, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स मुख्तलिफ नजरिया पेश कर रहे थे। आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? आपका तज्जिया क्या कहता है? देखिए, अगर तो कोई सुप्रीम कोर्ट किसी तरीके, जैसे मैंने कहा ना, अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस हैं। सो अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस में आप 10-12 रोज आगे पीछे तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आई वुड से कि इसको स्टिक करना पड़ेगा, ठीक है जी। बाकी जो इट्स अप टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करती है सबको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि द बक स्टॉप्स विद द सुप्रीम कोर्ट। उससे आगे तो आप कहीं जा नहीं सकते। हाँ, रिव्यू के लिए प्रोबेबली जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी होगा तो वही जो होना है। तो इसीलिए मैं कह रहा था आपसे बार बार कि ये सारी चीजें अगर डिसाइड कर ली जाती ना हाउस में, अपर हाउस में, लोअर हाउस में अगर डिसाइड कर ली जाती तो यहाँ पे जो प्ली ली जा रही है ना, जिस तरीके से आई वुड से ड्रैग करने की कोशिश की जा रही है कि इलेक्शंस ना हो, तो वो 90 ना हो या 10-12 दिन का उसमें एज ना मिले मजीद, तो वो चीजें जो है अगर वहां से एक मोर लग जाती है सुप्रीम कोर्ट से और वहां से एक ठप्पा लग जाता है सुप्रीम कोर्ट का, तो देन देयर इज नो आउट। So the government will have to do it. Yes. In one way or if they don't like it, they will have to go for it. लेकिन वहां पे उनको 0.9% भी चांस अगर नजर आ रहा था असेंबली के अंदर कि उसके अंदर बैठ के अगर डिसाइड कर लेते और सारे पॉलिटिशियंस मिलके बैठ के डिसाइड कर लेते तो प्रोबेबली मेरे ख्याल में वो उनके लिए ज्यादा बेहतर होता। सो दिस इज अ सिचुएशन जहां पे ये लोग आगे नहीं जा सकेंगे। जो लोग भी चाहते हैं कि इलेक्शन डिले हो वो आगे नहीं जा सकेंगे, उनके लिए एक पक्की मोहर लग जाएगी फॉरएवर। तो वो इसीलिए मैं कहता था ना कि ऑल दीज पॉलिटिशियंस should sit together, put their heads together and sort out their own issues. सही, लेकिन वो नहीं की। सही। अच्छा, अब इसी तरह अगर आगे भी चलते रहे तो आगे भी एक मसला बनेगा इन लोगों के लिए। बिल्कुल सही, और बिल्कुल सही। अच्छा, बिल्कुल ये बात तो वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी ऑर्डर्स देगी उसको ओबे करना है। तो लेकिन ऐसे में एक सिचुएशन और भी है हामिद खान साहब, जो नून लीग आज को नोटिस के खिलाफ कह लें आप कि वो हक अपील के लिए जो एक जिदोजहद कर रहे हैं, तो वो उस मामले के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो उसके लिए तो आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। मैं उसके हक में हूँ कि बहुत सारे मामलात में, इसमें नहीं, ये तो मैं समझता हूँ कि हतमी सूरत हाल होनी चाहिए क्योंकि इसके पास टाइम की गुंजाइश नहीं। लेकिन दूसरे बहुत से मामलात में जहाँ के खुद नोटिस लेती है सुप्रीम कोर्ट और फैसला करती है, तो बाज़ औक़ात हम महसूस करते हैं कि फैसले में बहुत सारी गुंजाइश और कमी बेशी रह जाती है, तो उसके लिए एक अपील की गुंजाइश होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए सबको मिलकर एक अमेंडमेंट करनी पड़ेगी और उसके वाज़ेह सतूर बताने पड़ेंगे कि किन सतूर पर एक तो सुओ मोटो नोटिस लिया जा सकता है और फिर उसमें अपील की भी गुंजाइश हो सकती है। लेकिन फिलहाल वो सामने नहीं है, मामला भी आइन की तरमीम नहीं होगा। सही सही, क्योंकि इस पर बड़ी बहस चल रही है कि नून लीग की मीटिंग में ये एक अहम फैसले सामने आए हैं कि एक तो हक अपील वाला मामला, फिर उसमें भी बार एसोसिएशन के थ्रू वकला और लॉयर्स एसोसिएशन इन सबको मिला के एक पूरी आइन और कानूनी तरीके से इसको देखा जाएगा। और लेजिस्लेशन किस तरीके से होती है ये तो एक ऐसा सवाल है क्योंकि असेंबली भी पूरी नहीं है। यू राइट हामिद साहब। लास्ट कमेंट चाहूँगा हामिद साहब आपसे कि आपको क्या लगता है
कि आने वाले कुछ महीनों में ये मामला हल हो जाएगा या फिर आईनी बहरान सर उठाएगा? मेरा ख्याल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अच्छा फैसला देती है, जिसकी मुझे तवक्को है, तो मेरे ख्याल में ये किसी हद तक आईनी बहरान दूर हो जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक हो गया। रान साहब, सेम क्वेश्चन फॉर यू सर, लास्ट कमेंट, आपको क्या लगता है? हामिद साहब, अगर आपकी इजाजत हो। जी जी सर, बिल्कुल श्योर। हामिद साहब, इसमें ठीक है जो भी है इसका तरीकाकार, लेकिन आपके ख्याल में हामिद साहब कितना टाइम स्पेंड लग सकता है फॉर सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड ऑल दिस, ताकि मतलब क्लैरिटी आ जाए? जी, मेरे नजदीक अगले हफ्ते से आगे नहीं जा सकते, इतना टाइम फ्रेम है ही नहीं। ज्यादा आप ये समझिए कि नेक्स्ट फ्राइडे तक इनको फैसला करना है, वन वे और दी अदर, ताकि फिर दिन तो बहुत कम रह जाएंगे ना, क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल में भी कम से कम 40-45 दिनों का एक तो शेड्यूल ही होता है, फिर और बात, तो इसलिए मेरे ख्याल में टाइम की बहुत कम गुंजाइश है। ठीक, सही, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एंड राना मुबशिर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक ऐसा मामला है कि पाकिस्तान की नज़रें इस मामले पर हैं कि आने वाले दिनों में इस तरीके इसका आईनी हल क्या निकलेगा, और इंतखाबात को लेकर मैं कहूँगा कि एक जो हिजानी कैफियत है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस लिया है, आइन की तशरीह होगी और देखा जाएगा कि किसका इख्तियार है, किसकी जिम्मेदारी है, और आगे इंतखाबात को किसे लेकर चल रहा है। तो लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट इसका क्या फैसला करती है। बिल्कुल जी, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। And we are right back after the break. You are watching सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात, और इस वक्त हमें बहुत खास मेहमान ने ज्वाइन किया है, सनिया जैदी साहिबा, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ एमसार्क हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं और विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी कोशा रहती हैं। उन्होंने अपनी लाइफ को एज सिंगल मदर किस तरह से मैनेज किया, आइए उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सनिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगा आपको, सिंगल मदर होने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ लोगों को मोटिवेट कर रही हैं, बल्कि अपना बिजनेस भी कर रही हैं, जॉब भी कर रही हैं। तो ये मोटिवेशनल स्पीकर बनने का ख्याल कहाँ से आया? एक्चुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके इतने एक्सपीरियंसेस गैदर हो जाते हैं, और नॉट मैनी पीपल कैन कम आउट टू द प्लेटफॉर्म्स लाइक दिस। आई गो टू ऑल द प्लेटफॉर्म्स एंड आई जस्ट शेयर माई लाइफ स्टोरीज। और मैंने देखा है लोगों की ज़िंदगी में चेंजेस आते हुए। मैंने देखा है कि लोग सोच के, देख के दूसरों को पकड़ते हैं, अपना सबक पकड़ते हैं। बिल्कुल। तो दिस इज़ हाउ आई गॉट मोटिवेटेड कि आई शुड गो आउट, स्पीक अबाउट माई लाइफ, माई एक्सपीरियंसेस, एंड यंग वुमेन कैन एट लीस्ट। एंड यू आर माशाल्लाह वेरी यंग, तो इतनी यंग एज में इतने सारे एक्सपीरियंसेस कैसे गैदर किए? I was 16 years old when I got out of the house. Okay. 16 साल की उम्र से मैं घर से बाहर हूँ, I'm completely independent. All right. So हर चीज़ जल्दी की। तो I think 16 साल की उम्र में क्या किया, किस चीज़ से स्टार्ट किया, क्या कोई जॉब की? Yes. I was studying in my college, and I started my career with Citibank. All right. And वहाँ से बस करियर शुरू हुआ, तो 20 years हो गए करियर के अंदर। ठीक है। अपना बिजनेस शुरू किया कोई तकरीबन 5 साल पहले, which was a food business. All my life I've served corporate. तो सारा corporate experience लेके उसके बाद started my own business and alhamdulillah doing very well. जी, और सनिया आपकी बात करें तो आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फूड कंपनी की भी, उसको बनाने का ख्याल किस तरह से आया और वो मोटिवेशन कहाँ से मिली? I'll tell you, what happened is कि जब मैंने career switch किया between banking and oil and gas industry, तो I went to Adamji Foods. उस टाइम के ऊपर काफ़ी होता, वहाँ से I remain connected. जैसा कि आपको पता है कि फूड की जो डिमांड एंड सप्लाई है, इट्स लाइक क्लोथ्स, कभी खत्म नहीं होगी ना। एग्जैक्टली। एंड इट्स अ क्रिएटिव थिंग टू डू एवरी डे। फूड में रोजाना कोई ना कोई क्रिएशन आती रहती है, मार्केट में नए नए ट्रेंड्स आते रहते हैं। Exactly. कभी डोनट्स आ जाते हैं, कभी केक्स आ जाते हैं, चीजें एंड ऑल दैट। तो इट्स अ वेरी क्रिएटिव job. So that's how I became passionate about it. सही। अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सनिया साहिबा पाकिस्तान में काफ़ी काम हो रहा है और उसके लिए बहुत कोशिश भी की जा रही है कि वो ख़वातीन जो मायूस हो जाती हैं या फिर उनकी ज़िंदगी में कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो वो बिल्कुल घरों में बैठ जाती हैं और मेंटली भी जो है वो बहुत उनके लिए एक सेटबैक होता है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि
मोटिवेशन किस तरह लें वो अपनी ज़िंदगी में, मैं आप I'm sorry. खास तौर पर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मजीद क्या इकदाम करने आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी हैं हमारे मुल्क में? बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे लेवल्स पे शुरू भी हो गए हैं. जब व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट एंड हाउ टू लीड योर लाइफ एज अ सिंगल मदर एंड अ सीरियल एंटरप्रेन्योर, बिकॉज दिस इज नॉट ओनली वन थिंग दैट आई डू अ लॉट ऑफ स्टफ. टू रन दैट साइकिल, जब आप उस फील्ड में उतरते हैं तो आपको नज़र आता है. हमारे यहाँ शायद इतना लोगों को पता नहीं है कि हाँ वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काफ़ी काम शुरू हो चुका है एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो सपोर्टिंग इट. बाय द वे, recently last week I went to Nawab Shah Cadet College. I will tell you one thing, I was surprised. Those cadets, 350 के करीब, 319 to be precise cadets थी बच्चियाँ, 8th क्लास से लेके 12th grade तक. And I was surprised to see their accents. I was surprised to see the kind of facilities, squash courts, swimming pool, what not. I mean, women empowerment के ऊपर अगर मैं और आप आज यहाँ बैठ के बात करेंगे ना, कुछ नहीं होगा. हमें अपनी यंगर जनरेशन से चीज़ें ठीक करनी होंगी. Absolutely. वो जब मैंने होते हुए देखी तो मुझे बहुत खुशी हुई. आपने कहा ना कि वो जो मायूस औरतें हैं उनके लिए मेरा क्या वो है, मायूसी आपके अंदर होती है, आपने उसको अपने अंदर से फिक्स करना है. अगर आपकी औलाद है या आपके माँ बाप भी हैं या आपके छोटे बहन भाई हैं, आप उनको देख के क्यों नहीं मोटिवेशन पकड़ते कि यार इनका कौन करेगा अगर मैं मायूस होकर बैठ जाऊंगी. तो फॉर मी माय मोटिवेशन, पर्सनल एक्सपीरियंस, माय मोटिवेशन वाज माय मदर एंड माय चाइल्ड, बिकॉज इफ आई हैड collapsed, who's gonna look after them? So where do you get this motivation from? मतलब ये कहाँ से आती है ये इतनी motivation? Supreme power. Supreme power. Simple as Allah that. is the supreme power. Allah is the supreme power. मैं अक्सर कहती हूँ ना, जब मेरे साथ कोई मसला होता है और कोई चीज़ें होती हैं, ऐसे अल्लाह मियाँ क्या करना है, and then the answer comes, मिलजुल के कुछ कर लेंगे, relax. तो सनिया कभी मायूसी नहीं होती because you're a single mother and you manage everything so well, माशाल्लाह. अपने बिजनेस को भी देख रहे हो, बच्चों को भी देखना, फैमिली को, मदर को, ट्रैवल भी देखना, ट्रैवलिंग भी, exactly. तो how do you manage everything so well? Priority. You have to prioritize your segments. इस वक्त मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मेरा बच्चा, तो ही इज़ वेल प्रायोरिटाइज. अच्छे स्कूल में सेटल हो जाए, उसकी हर चीज़ सेटल रहे, देन माई मदर, देन माई बिजनेस. और जब आप अपने घर वालों का ख्याल रखते हैं ना, तो बिजनेस का ख्याल अल्लाह मियां रखें, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. बात. अच्छा, हमारे मुआशरे का एक और बहुत बड़ा अलमिया है सनिया साहिबा, मोटिवेशन लेने के लिए हम लोगों की बात भी सुनते हैं. मैं वो ख़वातीन जो थोड़ा मायूस हो जाती हैं अपनी ज़िंदगी में, इन अप्स एंड डाउन्स को वो फेस नहीं कर पाती हैं, और वो उनकी एक सोच ये भी है कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ये करूंगी तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने ये कर दिया तो लोग क्या कहेंगे, अब मैं तो किस मुंह से बाहर जाऊं, तो अब मैं ये जो लोग क्या कहेंगे, इसको किल करना कितना ज़रूरी है हमारे मुआशरे में? जो क्वेश्चन है कि ना लोग क्या कहेंगे, उसका सिर्फ एक आंसर है, लोगों का काम है कहना. ये बिठा लें आप अपने दिमाग में. मैं आज यहाँ सर से दुपट्टा लेके बैठ जाऊँ, मैं आज यहाँ अपने अटायर में अपनी मर्जी से बैठूँ, लोग कहेंगे, लोग दोनों दफा कहेंगे. तो वी डोंट हैव टू लिसन टू दैट, बिकॉज वी हैव टू अपने दिमाग में बिठा लें कि लोग क्या कहेंगे. नहीं, लोगों का काम है कहना. बिल्कुल. आपका क्या दिल चाहता है आप वो करें. जो आपने मायूसी की बात की अभी, जब मैं बताई थी, वही मैं यंग गर्ल्स को जो लेक्चर दे रही थी, मैं उनको यही समझा रही थी कि द काइंड ऑफ विजडम दैट आई हैव टुडे, अगर मेरे पास आज ये वाली विजडम पिछले 10-15 साल पहले होती तो थिंग्स वुड हैव बीन रियली डिफरेंट. तो ये रीजन है कि मैं बाहर आके लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि भाई बिलीव इन योरसेल्फ. Exactly. सिंपली बिलीव इन योरसेल्फ. बिल्कुल. एक तो बिलीव, और दूसरा ये जो लोग क्या कहेंगे में, इसमें एक चीज और भी है कि आप लोगों के लिए जीने थोड़ी आई हैं इस दुनिया में, अपने लिए जीना सीखें. आप हर वक्त ये सोचते रहे कि लोग क्या कहेंगे, तो आप क्या लोगों के लिए जीना है? लोगों के लिए जिए, जब तक लोगों के लिए जिए, लेकिन इस हद तक जिए कि आप लोग शायद आप बहुत कोशिश करें ना कि लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद रखें और चीज़ें, बस उस लिमिट तक आप करें. बट अपने लिए जीना, अपने लिए देखिए, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करेंगे ना, तो खुद के लिए ऑटोमेटिकली आपके लिए पैदा. अच्छा सनिया, जाते जाते देखने वाली खवातीन को मैसेज क्या देना चाहेंगी? बिकॉज आप बहुत सारी खवातीन के लिए इंस्पिरेशन है, रोल मॉडल हैं, जिस तरह से आप हर चीज़ को मैनेज करी हैं माशाल्लाह. किन चीज़ों का होना ज़रूरी है खवातीन में, किस तरह से वो खुद में वो एतमाद पैदा कर सकती हैं? बिल्कुल. सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिलीफ, और इन सब के ऊपर जो भारी है ना, आई टेल यू, इज नियत. If my intentions are correct today, that I want to lead my life
on a very on a path that could be actually helpful for myself, my family and others as well. यकीन करें, आप अपनी intentions कर लें, बाकी सारे काम easy खुद ब खुद जाते हैं. Belief, confidence, intention. खूबसूरत बात, खूबसूरत बात. सनिया जैदी साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए. Thank you so much. और जिंदगी में ये वाली मोटिवेशन, पॉजिटिविटी बड़ी जरूरी है. खास तौर पर जिस तरह हमने ये बात की कि लोग क्या कहेंगे. सनिया साहिबा ने कितनी खूबसूरत बात की कि लोगों का तो काम है कहना, उनका तो काम है ये कहना. तो बेसिकली जो एक बड़ा चेंज आप अपने एक इंडिविजुअल एफर्ट से लेकर आएंगे, वो ही एक बड़ा चेंज है. अगर हम वेस्ट की मिसाल लें और अपने मुआशरे को देखें तो वहाँ हर कोई एक दूसरे को मोटिवेट करता है. और यहाँ लेग पुलिंग ही नहीं खत्म हो रही, ब्लेम गेम नहीं खत्म हो रही. पॉलिटिक्स का हाल देख लें, मुआशरे का हाल देख लें. हमें मुझे लगता है सबकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अपने आप से आप ये स्टार्ट करें और फिर देखें कि मुआशरे में मेगा लेवल पर कितना बड़ा जैसे कहा जाता है कि बिल्कुल यू राइट, जैसे कहा जाता है कि एक कतरा कतरा मिलकर दरिया बनाता है. तो ये बेसिकली हम इंडिविजुअली जब कोशिश करेंगे तो ये मुआशरा एक बड़े चेंज की तरफ जाएगा. तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. थैंक यू सो मच. थैंक यू, माय प्लेजर. एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक और अब बात करेंगे कराची की, जहां कराची वाटर बोर्ड ने टैंकर सर्विस रेट्स में इजाफे की समरी तैयार कर ली है, जिसके मुताबिक 1000 गैलन का टैंकर जो है वो 1560 रुपए का, 5000 गैलन का टैंकर 3900 रुपए का, जबकि तिजारती 1000 गैलन का टैंकर 3120 का हो गया है. और अगर 5000 गैलन के टैंकर की बात करें तो 6240 में मिलेगा. और ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो हैं इसके अलावा वसूल किए जाएंगे. तो हम लोग ये खबर ऐसी है हिना कि मैं अब इस पर क्या कहूँ, क्योंकि मैं कराची रहकर आया हूँ 1.5-2 साल. ये जो रेट्स है ना और गैलन्स हैं, इसमें एक चीज और भी है. जितना मीठा पानी होगा उतना ही महंगा होगा. जितना खारा, ये जो कमर्शियल है ये खारा पानी होता है, नमकीन पानी होता है. ये इससे आप हाथ मुंह नहीं धो सकते या बर्तन भी नहीं धो सकते. अच्छा, होता क्या है आप देखिए, ऑलरेडी वहां पर जो एक मैं टैंकर माफिया उसको कहूंगा कि छोटी सी स्ट्राइक पे ही ना ये जो 1500-2000 वाला टैंकर है ये 6-8 हजार का हो जाता है. तो आप जस्ट इमेजिन कि जिसका रेट आप वाटर बोर्ड ने ही ये निकाल दिया है, तो वो सोचे उसकी कीमतें तो आसमान छुएंगी. और जमील, रोटी महंगी, बिजली महंगी, गैस महंगी, अब पीने का पानी जो कि बुनियादी जरूरत है, बुनियादी हक मैं कहती हूँ इस चीज को, वो भी अगर इतना महंगा हो गया और एक आम इंसान की दस्तरस से वो भी दूर हो जाएगा, तो बताएं गरीब अवाम हमारे कहाँ जाएंगे. बिल्कुल. और हम तफसील जानते हैं, हमारे नुमाइंदे आसिफ अली इस वक्त हमें कराची से ज्वाइन कर चुके हैं. आसिफ, क्या कहेंगे? पहले रोटी महंगी हुई, गैस महंगी हुई. कराची की तो सूरत हाल ये है कि आए दिन दूध दही की कीमतों में भी इजाफा आज खुद हमें देखने को मिलता है. तो अब तो कराची वाटर बोर्ड ने ही टैंकर सर्विस रेट्स में इजाफे की समरी तैयार कर लिया है और उसमें चार्जेस जो हैं वो अलग से वसूल किए जाएंगे. जरा तफसील से बताइएगा इस मामले के बारे में. जी देखें, कराची के शहरी जो हैं पानी का बिल बाकायदगी से अदा करते हैं और उसके बावजूद भी उनको पानी लाइनों के जरिए नहीं मिलता, जो कि वाटर बोर्ड का काम है. वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो पानी जो है वो लाइनों के जरिए शहरियों को पहुंचाए, लेकिन वो वाटर टैंकर्स के जरिए उनका पानी जो है शहरियों को उन्हीं को फरोख्त किया जाता है. जो पहले ये 1300 रुपए थी कीमत, अब वो बढ़ा के वो 1560 रुपए 1000 गैलन. अगर आप एक घर में 5 से 6 या 8 अफराद भी रहते हैं तो वो आप सोच सकते हैं कि वो पानी कितने दिन इस्तेमाल होगा. और ये वाटर टैंकर जो है 1 हफ्ते के बाद एक घर में दोबारा दिया जाता है कि अगर आपने आज मंगाया है वाटर टैंकर और 1000 गैलन आपने इस्तेमाल कर लिया, तो अब आपको अगली दफा मंगवाने के लिए आपको 1 हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा. उसके बाद अगला वाटर टैंकर आपको दिया जा सकता है. बिल्कुल. उसके अलावा अगर आपको चाहिए तो आप प्राइवेट वाटर टैंकर वाले जो हैं उनसे आप राब्ता कर सकते हैं. और वो जो वाटर टैंकर माफिया है प्राइवेट, वो इतनी जालिम होती है कि वो तो 5000 और 6000 से कम में वाटर टैंकर देती ही नहीं है जी. और लोग मजबूर होते हैं, फिर एक मोहल्ले में 4 लोग मिलकर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर पैसे मिला के टैंकर मंगाते हैं और उस 1000 गैलन में से भी फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोग कि कुछ पानी एक घर में डलवा दिया जाता है, कुछ पानी एक घर में डलवा दिया जाता है. ये इन्होंने लाइन वाटर का मसला क्यों हल नहीं हो सका आज तक कराची में? लाइन वाटर का असल में डिस्ट्रीब्यूशन का मसला होता है पानी का, कि डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होती इनकी पानी की, इस वजह से ये लाइन वाटर का मसला होता है.
और डिफेंस तो एक यहाँ पे कराची में एक ऐसा इलाका है जो पोश इलाका कहलाता है, यहाँ तो पानी आता ही नहीं है लाइनों में, यहाँ तो मुस्तकिल जी वाटर टैंकर ही चलते हैं। उसके अलावा अच्छा आसिफ जमाने के अली, अगर हम बात करें K4 प्रोजेक्ट की जो कि पानी की सप्लाई के लिए कराची में शुरू हुआ था, बताइए वो कहाँ तक पहुंचा है? वो K4 जो प्रोजेक्ट है पानी का, वो तो अभी कागजों में ही है। वो इतने अरसे से वो कागजों में ही प्रोजेक्ट है, उस पर जमीन पे कोई काम नहीं हुआ, उस पर सिर्फ कागजों में हुआ है और उसकी मालियत भी बढ़ती जा रही है। हर साल उसकी मालियत बढ़ती जाती है उस प्रोजेक्ट की, और लेकिन उस पर जमीन पे कोई काम नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। आसिफ अली बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से आगाह किया। और K4 जो है उस पर बड़े अरसे से कराची के लोगों की नजरें हैं कि ये मनसूबा कब मुकम्मल होगा, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है, फिर अगेन ये ऐसा टॉपिक है हिना, इसकी इतनी डिटेल्स हैं, हाइड्रेंट्स कितने हैं, कराची को पानी कहाँ कहाँ से आता है, क्योंकि जो समंदर का पानी है वो यूजेबल नहीं है। अच्छा, तो उसको यूजेबल बनाने के लिए भी कुछ ना कुछ किया जा सकता है और सस्ते में किया जा सकता है, लेकिन आई डोंट नो कि कराची के लोगों के साथ इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है, खास तौर पर पानी के मामले पर। पानी के मामले में बेसिक एक जरूरत है, जहाँ खाना खाते हैं वहीं पर पानी भी उतना ही जरूरी है। और K4 प्रोजेक्ट की जिस तरह से बात की आसिफ अली ने भी कि वो कागजों में ही है, आए दिन हम सुनते रहते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें जमील, और प्रैक्टिकली चीजों के अगर होने की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क का जो निजाम है वो बहुत स्लो है। हिना, अगर K4 कंप्लीट हो गया जी और ये मसला हल हो गया तो फिर टैंकर माफियाज का क्या होगा? वो मुनाफाखोरों का क्या बनेगा? ठीक है, और वो मिल के किस तरह खाएंगे? मेरा ख्याल है हम माफियाज के बारे में आई थिंक बात नहीं ठीक है, हम ब्रेक लेते हैं 10 बजे की हेडलाइंस देखें आप, फिर वापस आते हैं और आपसे मजीद बातें करेंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान और आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पर बात करेंगे, OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जिस तरह हर इंसान की फितरत जो है वो एक दूसरे से अलग होती है, मुख्तलिफ होती है, इसी तरह हर इंसान के सोचने की सलाहियत की भी अगर बात करें और उसकी ज़िंदगी में उस पर गुजरे हालात और वाक़यात के बाद उसके अंदर उभरने वाले जो एहसास हैं उनका असर जो है जहन पर मुख्तलिफ तरीके से होता है और हमें मुख्तलिफ लोगों के बिहेवियर्स जो हैं वो मुख्तलिफ नज़र आते हैं। अब अगर बात करें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की, तो ये जहन पर छा जाने वाली इज़्तिरारी बीमारी है जिसकी शरह में वक्त गुजरने के साथ साथ मुसलसल जो है वो इजाफा हो रहा है। और अगर मैं अपनी बात करूँ या अपने इर्द गिर्द लोगों की बात करूँ भी, मैं सफाई वाली मिसाल देना आप हिना अभी ब्रेक में बता रही थी कि इनको भी OCD हो गया था। OCD और कोरोना में वो बहुत ज्यादा ट्रिगर किया हाथ धोने का, कि बार बार मुझे लगता है कि मुझे हाथ धोते रहना चाहिए, मेरे हाथ साफ नहीं है। जब मैं हाथ धो लेती हूँ तो मुझे लगता है वो टैप जो है उसका वो जो वो उसको जब मैं बंद करूंगी तो फिर से मेरे जर्म्स लग जाएंगे। फिर जब मैं दरवाजे के नॉब को टच करूंगी जहां से मैं एंटर हुई थी तो वो तो गंदा है, उसके ऊपर तो जरासीम उसी तरह है, उसको तो किसी ने नहीं धोया तो वो गंदा है। फिर मैं टिश्यू लूंगी, उसको खोलने की कोशिश करूंगी, फिर जब तक मैं बाहर पहुंचूंगी मुझे लगेगा हाथ तो फिर से गंदे हो गए। सो ये और फिर एंड में ये आएगा ज़हन में कि अच्छा ये तो हवा फ़ज़ा ही सारी ख़राब है, तो मैं जो सांस ले रही हूँ ये तो फिर बहुत पोल्यूट हो रही है। ठीक है, अच्छा इस पर हम तफसील से बात करते हैं कि इन आदत में मज़ीद क्या है सफाई का ख्याल रखने के अलावा, और ख़ास तौर पर अलामात क्या हैं कि आप ये जज कर सके कि आपको OCD है किस चीज़ की या नहीं। हमारे साथ डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा ज्वाइन कर चुकी हैं हमें स्टूडियोज़ में। ताहिरा साहिबा बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए एंड गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। अच्छा, ये जो टॉपिक है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सबसे पहले तो अलामात की बात करते हैं। ये है क्या? हाँ जी, डिफाइन इसको कर दें कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जैसे ऑब्सेसिव का मतलब ये है कि देयर इज़ अ थॉट व्हिच इज़ क्लिंगिंग टू योर माइंड। एक ख्याल है जो आपके दिमाग से चिमटा हुआ है और वो आपके अंदर बेचैनी पैदा कर रहा है, जैसे इस तरारी पैदा कर रहा है आपने बोला। तो ये और कंपल्सिव जो है वो जो थॉट आ रहा है आपको, देयर इज़ समथिंग एसोसिएटेड टू दैट, कोई काम कोई चीज़ जो कि आपने करनी है तो आपका वो थॉट सेटिस्फाई होगा। जैसे अभी हिना ने बताया कि मुझे बेचैनी होती है कि हाथ गंदे हैं, मैं उनको धोती हूँ, ख्याल हाथ गंदे हैं, कंपल्जन क्या है, मैंने हाथ धोना है और मैंने रिपीटेडली धोना है। और फिर उसके बाद एक और कंपल्जन ये कि ये जो टैप है इसको बंद करने वाली जो वो है इसकी नॉब जो है वो भी गंदी है और मैंने इसको भी साबुन से धोना, ये कंपल्जन है। थॉट था हाथ गंदे हैं और उसके साथ 2-3 कंपल्जन्स हो गए, फिर दरवाज़ा खोलते हुए भी लगा कि ये गंदा है, इसको भी साफ करना है। सो OCD जो है बेसिकली ये कुछ थॉट्स हैं जो आपके दिमाग को क्लिंग कर जाते हैं। यूजुअली ये थॉट्स जो हैं ये गंदगी के बारे में होते हैं
ये थॉट्स यानी सफाई के बारे में ज़्यादा होता है कि साफ नहीं है चीज़ें, सफाई के बारे में होते हैं, चेकिंग के बारे में होते हैं कि शायद दरवाज़ा लगा है या नहीं लगा, खुला तो नहीं रह गया, मैंने ये चीज़ रखी थी कि नहीं रखी थी, एंड यू कीप ऑन चेकिंग दैट। एंड देन जो है ये एक ऑर्डर के बारे में होता है कि चीज़ें एक खास में हो। हाँ, एक खास ऑर्डर में होनी चाहिए। अगर वो ऑर्डर आपका ख़राब हो गया then you would be so worried। में आता है? Yes। Seriously? हाँ जी, वो आप मुझे बहुत ज़्यादा मुझे इतनी आदत है, शूज सीधा पड़ा होना चाहिए, टेबल का जो शीशा है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। यानी अगर वो उस ऑर्डर में नहीं है तो इट इज अ पैनिक फॉर यू कि ये ऐसे क्यों नहीं, इसको सीधा करो। इवन पर्दों के जो वो है ना, वो भी मैं कहता हूँ वो बराबर पे होने चाहिए। ओह माय गॉड, अच्छा ये भी ओसीडी में आता है? इट इज एक और चीज भी आती है ओसीडी में, बाद मुझे में तो लगा बताएंगे। मुझे तो लगा ये और इसके अलावा कुछ और ऐसी आदतें भी होती हैं जो कि ऑब्सेशंस और फिर कंपल्शंस बन जाते हैं। जैसे लोगों को लगता है ये खास ड्रग नहीं लेंगे तो हम तो अच्छा नहीं फील कर सकते, सिगरेट नहीं पिएंगे तो हमारा निकोटीन लेवल नीचे चला जाता है। वो तो चले एक एडिक्शन और उस तरफ भी मतलब हाँ, बट इट स्टार्ट्स विद द ऑब्सेशन। ओके, तो तायरा साहिबा ये फिर क्या ये बीमारी है क्या? इट इज Certainly is a disease. और ये Psychological disease इतनी है। किलिंग बीमारी है कि मुझे याद है एक क्लाइंट मेरे पास आई एंड शी वाज हैविंग द ऑब्सेशन के जो मेरे घर की दीवारें ना, इनके ऊपर छिपकलियां चलती हैं। अब वो छिपकलियां जो शिट करती हैं वो शायद नीचे गिरता होगा और वो उसकी वजह से जो है वो मेरे बच्चे उसको हाथ लगाते होंगे दीवारों को, दीवारें फलाना, वो रोजाना दीवारें धुलवाने पे लगी रहती। Oh God. इट गोज टू दैट एक्सटेंट। हालांकि छिपकलियां दीवारों पे फिर रही हैं, हम कितना को हाथ लगाते हैं दीवारों को? Exactly. कौन लगाता है? कोई भी नहीं लगाता। और अगर उनका शिट नीचे भी आया तो वो जब आप सफाई करते हो सारा कुछ साफ हो जाता और है। इन छिपकलियों के बारे में तो वैसे भी खास तौर पे कहा जाता है, ये जो घर में है हमारे, कि ये जहरीली भी नहीं होती हाँ। और इतनी हार्मफुल भी नहीं होती। हाँ, लेकिन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लोग जो हैं उनको बेचारों को पता होता है कि ये है, लेकिन वो इतने हेल्पलेस फील करते हैं अपने अंदर कि दे कैन नॉट स्टॉप देमसेल्व्स डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। ये बहुत बड़ा उनके लिए एक चैलेंज बन जाता है। मेरे लिए तो और ये भी अपने है साथ-साथ कि ये कप जो है ना वो यूं पड़ा होना चाहिए। हाँ, क्योंकि बिल्कुल, वो थोड़ा अच्छा, टेढ़ा भी होगा तो इंटरेस्टिंगली जमील की बात से मुझे एक बात याद आ रही है कि जो हम अभी बात कर रहे हैं ये डिसऑर्डर की बात है। जैसे डिसऑर्डर टीना ने पॉइंट आउट किया कि इनको पहले ये मसला नहीं था। इट स्टार्टेड व्हेन कोविड वाज देयर। कोविड में बहुत सारे लोगों को मेंटल हेल्थ चैलेंजेस और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हुए, बहुत स्वेयर किस्म के, और जिनके थे स्टेबल थे वो ट्रिगर करके बहुत ज्यादा हो गए। और उसके साथ जो है जो एक चीज, मैं आपको नहीं कह रही आप ओसीडी हो सकते हैं, ओसीडी के सिर्फ कोई एक बिहेवियर भी इंसान के अंदर हो सकता है, कोई एक ट्रेट भी हो सकता है। और समटाइम्स कुछ ओसीडी ओसी पर्सनैलिटीज होती हैं, यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटीज होती हैं, जिनका यानी आपने सुना ही होगा कि यार वो अंकल इतने टची है ना, वो अपनी किसी चीज को हाथ ही नहीं लगाने देते, वो ये नहीं करने देते, वो कहते हैं हर चीज इस तरह से होनी चाहिए, उनकी मर्जी, यानी दे आर द वंस जो कि उनकी पर्सनैलिटी जो है वो ये वाली है। सो पर्सनैलिटीज भी हो सकती हैं, ट्रेट्स भी हो सकते हैं, एंड देन आपको एक फुल फ्लेज डिसऑर्डर भी जो है वो अच्छा डॉक्टर ताहिरा, मुझे ये बताइए कि अगर ये थॉट आती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ और मुझे ये लग रहा है कि मेरे हाथ साफ नहीं, और जैसे ही शो खत्म होगा पहली चीज़ जो मैं जाके करूँगी अपने हाथ धोऊंगी, घर पहुंचते ही हाथ धोऊंगी, इस थॉट को आने से रोकें किस तरह से? फिर ये नहीं, आपके जो 7 लोग बैठे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी डिनर पर गई हूँ और मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैंने जाके हाथ धो लिए और बाकी लोगों ने नहीं धोए, तो मुझे वो भी चीज ट्रिगर करती है, मुझे वो भी चीज अनॉय करती है, या मैं कहूंगी कि मुझे बॉदर करती है ये चीज कि इन्होंने हाथ क्यों नहीं धोए और क्यों नहीं जा रहे उठ के, बिकॉज they are about to eat. they are not OCD. तो ये How do I get rid of this feeling? या फिर कैसे समझाऊं कि ये नॉर्मल है? या फिर इसका इलाज क्या है? इसका इलाज क्या है? अच्छा, ये जैसे हम अभी ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे ना, हर थॉट को आपने फीड करना होता है, और फीड करने का मतलब ये होता है कि आपने प्रैक्टिस करना होता है। कोई भी रैंडम थॉट बस एक थॉट होता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, उसकी कोई अहमियत नहीं होती until or unless you start practicing it। कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी आपने रोजाना सुबह 8 बजे उठने का अगर ख्याल रखा है बट यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, तो ये सिर्फ ख्याल है। अगर आपने हाथ धोने का ख्याल रखा है तो ये सिर्फ ख्याल है, अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। और फिर उसके बाद 3 दफा प्रैक्टिस हाथ धोंगी तो ज्यादा अच्छा साफ होगा, फलाना होगा फलाना, इस तरह की चीजें। जितना ज्यादा आपके दिमाग में वो थॉट आता है, आप उसको प्रैक्टिस करते हो तो ये रीइंफोर्स होता जाता है, ये स्ट्रांग होता जाता है, एंड यू आर कीप डूइंग द थिंग्स अगेन एंड अगेन। रोकने का तरीका जो है,
मुश्किल भी है और आसान भी है। ओके। आप जिस थॉट को रोकना चाहते हैं उसको फीड करना बंद कर दीजिए। Okay. मसलन अगर आपको ये ख्याल आ रहा है कि मैं फौरन बस में उठ जाऊं और उठ के हाथ धो लूं, जबकि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि बीमार होने की बात ही है ना, तो हाथ से जो मैक्सिमम हम बीमार होते हैं वो हमारा स्टमक अपसेट होता है यूजुअली, और खुदा ना खास्ता इससे कोई कैंसर नहीं होता, खुदा ना खास्ता इससे कोई और ऐसी या थोड़ी बहुत स्किन की मैनिफेस्टेशन जो होती है वो स्किन की मैनिफेस्टेशन ये रोज की चीज़ों को हाथ लगाने से नहीं होती। वो कहीं आपने किसी स्किन वाले बंदे को जिसको इन्फेक्शन था उसको हाथ लगा लिया, इन दैट केस। yes. और मेरा नहीं ख्याल हमारे इर्द गिर्द लोग इतने ज्यादा हमें कॉमनली नजर आते हैं जिनको स्किन मैनिफेस्टेशन और खासतौर पे कोविड के दिनों में तो सॉरी टू कट यू डॉक्टर साहबा, वो तब तो मीडिया ने भी इतना दिमाग में वो कर दिया था कि सर्फेसेस साफ होने चाहिए, बर्तन साफ होने चाहिए, खुद को साफ रखे, मास्क पहने, तो वो तो शायद फीडिंग बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो जितने ज्यादा थॉट्स आप फायर करते हैं उनको कैच करता है, एंड व्हेन इट इज एसोसिएटेड विद फियर तो फिर ये स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। आप उस फियर से बचने के लिए अच्छा, मैं अगला सवाल यही पूछना चाह रहा था आपसे कि एक तो हो गया फियर, मैं बीमार ना हो जाऊं और इस तरह वाले जो ख्यालात आते हैं हम जिसको कोविड के साथ भी रिलेट करें। अच्छा, दूसरा ये वाली ऑब्सेशन है कि हर चीज ऑर्डर में होनी चाहिए। अच्छा, उसमें फिर एक चीज ये भी होती है जो चीज जिस काम के लिए बनी हुई है उसको वहीं इस्तेमाल किया जाए। फिर दूसरा, जैसा कि आप कोई पेज खोलने के लिए छुरी यूज कर रहे हैं तो आपको एक कुछ होता है अंदर से कि भाई पेचकस क्यों नहीं यूज कर रहे। ओके ओके ठीक है, तो जो मिस यूज ऑफ थिंग्स है, या फिर आप मिस यूज नहीं है भाई, ये तो हम जुगाड़ लगा रहे हैं ना। अब ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी जो है उसको ये लग रहा है कि सही क्यों नहीं होगा। तो देखिए, अच्छा उसमें फिर ये भी होता है कि आपका बेसिकली आप चीजें इस्तेमाल करने का जो तरीका है ना उसमें भी ये चीज होती है कि रिमोट जो है टीवी का, ठीक है, उसको आप जो है वो ऐसे यूज करें कि वो चौथे दिन खराब हुआ हो। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी मसलन उनका ग्लास है या इवन कोई ऐसी चीज है, सिगार वगैरह अगर पीते हैं उसको बकायदा साफ करेंगे, खास तौर पे किसी और को हाथ नहीं लगाने देंगे उसको जी कि शायद इसको जर्म्स लग जाएंगे। अब द थिंग इज दिस कि वेयर वी आर लिविंग इन दिस रीजन ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे तो जरासीम हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं हम, और हमें इन्हीं चीजों ने कोविड में बचाया भी। बिल्कुल, हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग थी कि कोविड में हमारा जितना डैमेज नहीं हुआ। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। लेकिन जब आप अपने आप को इतना ओसीडी की तरफ लेके जाते हैं तो जब आप अपने आप को एक्सपोज करते हैं ना तो टू थ्रेट्स, तो आप उतने ही ज्यादा आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती रहती है। मतलब आपने ठेले से भी खा लिया, आपने फलानी जगह से भी खा लिया, you're fine, आपको कुछ नहीं होता। बच्चों को देखे ना, बच्चे जब कहीं से भी खाते हैं दे आर डूइंग वेरी गुड, वो ठीक होते हैं, मगर जैसे द मोमेंट आप उनको बड़ा कहना शुरू ये खाओ, अब बड़ा क्लीनिनेस के साथ उनको चीजें देना शुरू कर देते हैं, उसी वक्त बच्चे की इम्यूनिटी जो है वो सफर करना शुरू कर देती है। अगर आपको याद हो कि बच्चा जितना मिट्टी में खेलता है उसकी उतनी ही इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। जब आप उसको एक बस मिट्टी ना लग गई हो हाथ धो ले, बच्चे की इम्यूनिटी वीक होती है, बच्चे सेंसिटिव हो जाते हैं। वो एक्सपोज नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहबा, मुझे ना गाड़ी जो है ना, गाड़ी क्योंकि बॉयज को सुबह शाम ड्राइव करना पड़ता है और मुख्तलिफ कामों के लिए, मुझे उसमें बहुत एक चीज जो फील होती है ना, लोग पार्किंग सही नहीं करते। ठीक है, अच्छा मेरी आदत है कि मैं जब गाड़ी पार्क किया ना तो वो इतनी एक्यूरेट होनी चाहिए कि मेरे से कोई डिस्टर्ब ना हो, मेरा दरवाजा किसी की गाड़ी को ना लगे, खास तौर पे मेरी गाड़ी के टायर्स सीधे हों, ठीक है, और वो जब लगी हो तो वो लगी भी ना एक खूबसूरत लगे, सिमेट्री के साथ लगी हो। सिमेट्री, ठीक है। अच्छा, ये करने में कितना टाइम लग जाता है आपको? अब तो शायद 1 मिनट भी नहीं, इतनी आदत हो गई है। हाँ, इतनी आदत हो गई है कि अब तो और घर में आपको अपने कपड़े भी खास ऑर्डर में चाहिए होंगे। यस, शलवार कमीज एक साइड पे, शर्ट्स एक साइड पे, पैंट्स एक साइड पे, सॉक्स इवन मैं सॉक्स के लिए इतना वो कि वो पूरी ऑर्डर। ये वो चीजें हैं, इसके लिए जमील एक आसान चीज इसको बताना चाहूंगी। लेट्स से कि जैसे ये आपकी हैबिट बन गई हुई है, दो चीजें, एक पर्सनैलिटी है, एक हैबिट है। अगर आपकी ट्रेनिंग ही इस तरह से हुई हुई है दैट यू आर नाउ ऑब्सेसिव कंपल्सिव कि ऐसे ही होनी चाहिए, और जब वो ऐसे ना हो और वो आपको इरिटेट करे और वो आपको बहुत ज्यादा इरिटेट करे कि मे बी यू गेट इनटू एंगर या आपकी और चीजें, तो देन इट इज अ प्रॉब्लम। इट इज अ प्रॉब्लम बिकॉज अब एवरी टाइम चीजें एक ही ऑर्डर में नहीं रह सकती, कभी इधर उधर भी हो सकती हैं। Exactly. हाँ, कभी इधर उधर हो जाना अगर आपके लिए लाइट है ऑन योर नर्व्स के इट्स ओके यार, हो गया, तो देन यू आर नॉट
तो और डॉक्टर साहब मुझे लगता है ये तो अच्छी बात है कि हर चीज ऑर्गेनाइज है, एक ऑर्डर में है। Isn't it a bad good thing? It is good, but as long as you are comfortable if it is not in order sometimes. Okay, अच्छा and एक you चीज don't और get है furious. अच्छा ऑर्डर के साथ ना एक चीज और है, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। Exactly. एक चीज और है इसमें डॉक्टर साहिबा के हर चीज की एक जगह है और वो उसी जगह पे होनी चाहिए। आपकी अगर आंखें भी बंद हो ना तो आपको पता हो फलां चीज कि चार्जर वहां पर ही होना चाहिए अगर जहां पे आप रखते हैं। और वो अगर आपने यूज भी किया इधर उधर तो वो वापस रखे। अरे वाह। अगर आप किचन में है, आपने कोई प्लेट यूज की है या छुरी या कुछ भी, तो आप वो वापस उसको रखिए उसी जगह पर। जमील, I am impressed. I don't know, ये तो it's बड़ी sugar- अच्छी आदत है। I don't know कि ये सुगरपान है ये क्या है, लेकिन नहीं, ये सुगरपान से ज्यादा ऑब्सेसिव ज्यादा लग रहा है, बिकॉज इट इज गुड। मैं ये नहीं कह रही कि ऑर्डर में होना बुरा है, ऑर्डर में होना बहुत अच्छा है, एंड इट मेक्स योर लाइफ इजियर। आप बहुत इजी हो जाते हैं इसके साथ। बट लेट्स थिंक ऑफ जो लोग आपके साथ रहते हैं उनका क्या हाल होता है। How do they feel? अगर वो बेचारे आपसे इतना तंग आ चुके हुए हैं तो देन इट्स अ प्रॉब्लम। आपको अच्छा, कहीं ना कहीं इसको डॉक्टर एक्सेप्ट साहिबा, करने की जरूरत है। यार कभी चीजें ऊपर नीचे हो सकती है। डॉक्टर साहब यहाँ पर एक और बहुत मेरे दिमाग में अपने से रिलेटेड हमें अपनी बीमारियों का आई थिंक डिस्कस करना ज्यादा बेहतर है। हो सकता है लोगों की भी यही प्रॉब्लम अच्छा डॉक्टर साहिबा, जिस तरह से मैंने बात की कि हाथ धोने का मुझे बहुत होता है कि बहुत हाथ साफ नहीं है, धोने के बाद भी फीलिंग होती है। इसी तरह अगर मैं किसी इवेंट पे गई हूँ, किसी शादी पे गई हूँ, तो बड़े प्यार करते हैं अक्सर मुंह पे हाथ लगाते हुए, और खालाएं फुफियां जो हैं वो तो मुंह पकड़ पकड़ के आपको प्यार कर रही होती हैं। तो वो ये भी मुझे बहुत एक फीलिंग आती है कि मेरे फेस अब वो साफ नहीं है। और जब आप इवेंट पे इतना सैलून से पैसे देके तैयार होके मेकअप करवा के जाते हैं, मुंह भी नहीं धोया जा सकता। उस केस में मैं पूरा टाइम जो है ना ये सोचती रहती हूँ कि मैंने घर कब जाना है और मुंह कब धोने, और मैं उनको और इवेंट सारा खराब, क्योंकि मेरा इवेंट इसी टेंशन में गुजरता है कि अब इसने मेरे मुंह पे हाथ लगाया, पता नहीं कहाँ कहाँ टच किया होगा, हाथ पे जरासीम होंगे, साफ नहीं होगा। मुझे बीमारी का नहीं है कि मैं बीमार हो जाऊंगी, मुझे सिर्फ एक ये फीलिंग आती रहती है कि ये मेरे मुंह पे अब हाथ लग चुका है, इस पे जर्म्स थे और वो मेरे मुंह पे है, मेरे पिंपल्स निकल आएंगे, मेरी स्किन का कोई इशू हो जाएगा। डॉक्टर साहिबा ने यही तो कहा है कि ये तो अच्छी बात है, इससे इम्यून स्ट्रांग होता है। तो ये हम जितना जरासीम, आपकी स्किन जो है वो देखें, अगर आप लेट्स से आपको किसी आप अगर इतने मम्मी डैडी हैं, जैसे अक्सर आपने देखा होगा जो बच्चे मम्मी डैडी होते हैं, जब वो किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे मे बी उनको फ्लड इफेक्टेड एरियाज में काम करने की मौका मिले, तो वो खुद बीमार हो जाएंगे वहाँ जाके। एग्जैक्टली, क्योंकि वो उनका इम्यून सिस्टम इज नॉट रेडी फॉर दैट। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं कि आपकी स्किन के ऊपर जर्म्स लग गए हैं, फलाना हो गया, तो आप जर्म्स ये नहीं है कि वो फौरन ही आपको इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। टच करने से वो चिपक ही गए हैं। हाँ, वो चिपक ये जरूरी नहीं है। उन्होंने बेचारों को कुर्सियों को ही हाथ लगाया होगा और वो कुर्सियों के कपड़े साफ ही होंगे। क्या हो गया? और हो सकता है कि जो जरासीम आपको लगा है वो वहां से ऑलरेडी आपके पास ही हो, या फिर वो वहां से उड़ जाए, कहीं और ट्रैवल कर जाए। उड़ ना जाए ये तो तसल्ली के लिए तो कह सकते हैं ना ऐसा। तसल्ली रहेगी कि उड़ गया। तसल्ली के लिए तो ये बात ठीक है, लेकिन हो सकता है वो जर्म आपको पहले आप एक्सपोज हो ऑलरेडी उसके साथ, क्योंकि जिस जर्म के साथ आप एक्सपोज नहीं होते वो आपको फौरन इफेक्ट करता है, और जो जर्म्स आपके इर्द गिर्द रहते हैं उनसे तो आप एक्सपोज है ऑलरेडी। यस, ये अच्छी बात की आपने। अच्छा डॉक्टर साहबा, इलाज में आपने एक तो ये कहा कि उन थॉट्स को आने से रोके नहीं, उनको फीड मत करें। थॉट आ गया, उसने कहा कि फटाफट ऑर्डर में करो चीजें वरना बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा हाँ, तो आपने अपने आप को कहा कि ओके फाइन कर लेते हैं थोड़ा, अगर कभी नहीं भी हुआ तो खैर है। आपने अपने थॉट को उस तरह फीड नहीं किया जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहा है या जैसे आपको ऑर्डर आ रहा है, आपका थॉट कह रहा है कि ये करो। अच्छा, मैं आपको जैसे इसी तरह से कि हिना को हाथ धोना है या अभी मेकअप भी किया हुआ इतना महंगा, इसको लगा कि जर्म्स लगे हुए हैं और थॉट कह रहा है कि यार जर्म्स लगे हुए हैं, ये तो पता नहीं क्या हो जाना, अभी मुझे स्किन को इन्फेक्शन ना हो जाए, एंड मुंह धो लो। तो शी इज सेइंग यार इट्स ओके, कोई गल नहीं, घर जाके भी धो लांगे, खैर है, कुछ नहीं होता। सो आप यू आर नॉट फीडिंग दैट थॉट, आप उसको जवाब जरूर दे रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, मगर उसको परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, सडन रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, उसको सप्रेस करें आप उसको रोकें, उस ऑर्डर को आप रोक रहे हैं। हाँ, इसी तरह से जो है आपने जैसे हैंड वॉशिंग, यूजुअली हैंड वॉशिंग लोगों में प्रॉब्लम आती है। मुझे याद है मेरे पास एक बच्चा आया था एंड ही वाज जस्ट 14 years old। वो इतना उसी में बुरा फंसा हुआ था कि वो अपने आप को वॉश नहीं कर सकता था आफ्टर वॉशरूम में जो है, और उसकी मदर 15-16 years के ऊपर भी उसको वॉश करती।
इतना टेरेबल था कि वो ही कुड नॉट टच हिमसेल्फ कि मैं गंद है या जो भी है, इस तरह की चीजें। सो ये बड़ा एग्रेसिव और बहुत जिसको आप कहेंगे नेक्स्ट स्टेज ऑफ द प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ सकती हैं अनटिल अनलेस या तो आपको ये करना पड़ेगा कि आप अपने थॉट को रीइंफोर्स करना बंद कीजिए, और या फिर जो है आप उसको अपने रिस्पांस को देना, या थॉट बंद कर सकते हैं या रिस्पांस बंद कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज हो जाएगी तो आपका मसला और आपने इतनी इंटरेस्टिंग इसमें बात की है कि आपके जो साथ रहने वाले लोग होते हैं उनका क्या हाल होता होगा, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि मेरे मामले में मैं एग्रेसिव वाला सीन तो नहीं है मेरा, कोई बात नहीं, अगर नहीं पड़ा। अच्छा, फिर उस पे मुझे लगता है कि ये भी एक ब्लेसिंग होती है अगर आपको आपका पार्टनर भी वैसा मिल जाए। तो हाँ, ये तो बहुत बड़ी ठीक है। तो मेरी जो वाइफ है वो समझे सेम उसका भी यही है कि ना ऑर्डर में हो, ऑर्गेनाइज हो, साफ सुथरा हो। इवन डाइनिंग टेबल की जो टेबल है उसपे जो जार्स पड़े हैं वो बड़े वेल मैनर्ड, मतलब बड़े शुरू से ही ऐसी थी। ये उन्होंने आप कह रही हैं या मैंने कर दिया? हाँ, ऐसे ही होता है ना, फिर वो आपको अडॉप्ट करनी पड़ती हैं चीजें। और I don't know, लेकिन वो कंपैटिबिलिटी और वो सब बहुत अच्छी बात है। तो उनसे तो खैर मैं खुद भी मिली हुई हूँ, तो वो सब ये कंपैटिबिलिटी अच्छी है आप लोगों की। यस, तो खैर ये इसको जो है वो ये बहुत अच्छी बात है, ब्लेसिंग ही है, लेकिन वाकई इसको अपने नर्व्स पे सवार मत करें। जब हम ये सोचते रहेंगे कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो हम मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करें, और उसके साथ साथ में जो रहने वाले लोग हैं वो भी बहुत डिस्टर्ब्ड फील करते हैं। तो आप इस सोच को आने से रोके, उसको एक्सप्रेस किया करें, उसको बहुत ज्यादा आप फीड होने से रोका करें। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। और इस डॉक्टर साहब से भी सवाल करना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, कभी आपको ऐसा कोई ओसीडी हुआ? क्योंकि जाहिर बात है स्टूडेंट लाइफ भी गुजरी होगी ना, डायरेक्ट पूछो आपको क्या ओसीडी है। मैंने कहा ये जरा बहुत डायरेक्ट सवाल हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, कोई ओसीडी नहीं है मुझे, कभी भी नहीं, कभी भी। खुद भी इलाज अपना कर ले। मैं ठेलों से भी खाने खाती हूँ और मैं आज भी खाती हूँ। मुझे लगता है कि खाने के मामले में तो ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत फिर खाने की बात आ गई है और मुझे रोकना मुश्किल हो जाएगा। हम ब्रेक ले लेते हैं जी, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर ताहिरा रुबाब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। And we are right back after the break, और आप देख रही हैं सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। और जब हम हर बात का जिक्र करते हैं तो ये कैसे हो सकता है कि हम स्किन की बात ना करें। आपकी, हमारी, हम सबकी स्किन जो है बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक जब आप किसी को देखते हैं तो पहली चीज़ जो आप नोटिस करते हैं वो उनका चेहरा है, और फिर चेहरे पे जिल्द जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो जिल्द का अच्छा होना, सेहतमंद, चेहरा नहीं चल सकता। नहीं, जैसे चेहरा क्या हड्डियां दिखानी है जमील, प्लीज जमील, मैं मुझे टोका ना। जैसे हमने कहा है कि जिल्द बहुत जरूरी है। वो बहुत पुराने एक ऐड था, लोग उसमें कहा जाता है, उसकी टैगलाइन थी कि लोग आखिर हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। तो चेहरा वाकई लोग देखते हैं जी, और उसमें अगर आपका चेहरा, अल्लाह ने सबको खूबसूरत बनाया, लेकिन अगर जिल्द आपकी सेहतमंद है, अच्छी है, ग्लोइंग है, आपकी स्किन में ग्लो है, तो वो बहुत जो है ना पुरकशिश लगता है। लेकिन जब मौसम तब्दील हो रहा होता है, मौसम की जो तब्दीलियां हैं वो बराह रास्त जो है ना वो असरअंदाज होती हैं हमारी स्किन पर, हमारी जिल्द पर। और ख़ास तौर पर वो लोग जिनकी हसास जिल्द होती है उनको कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। और मौसम की तब्दीली के साथ साथ जो है वो खुश्क हवा, मट्टी और ये जो धूल वगैरह होती है, ये भी स्किन को जो है जिल्द को बेजान कर देती है। और इस तरह से हम किस ऐसे पूरी जो मौसम की तब्दीली है इसमें हम अपने जिल्द का ख्याल कैसे रख सकते हैं, इसको बचा कैसे सकते हैं, इस पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है शीबा गयास साहिबा, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं, हेयर टेक्नीशियन है, मेकअप आर्टिस्ट हैं, अब क्ले पोट्री भी कर रही हैं, और क्या क्या कर रही हैं, आर्किटेक्ट भी कुछ कर रही हैं। बहुत मुश्किल चीजें उन्होंने मुझे बताई हैं, इन्हीं से जानते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान शीबा। थैंक यू सो मच हीना। हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग? कैसे मैनेज करती हो? 24 आवर्स लाइक बहुत होते हैं, आप तमाम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। 7 आवर्स आपका स्लीप टाइम होना चाहिए, उसके बाद आप थोड़ा सा अपनी इबादत की तरफ चले जाएं। और अगर इफ यू आर पंक्चुअल इन नमाज, ट्रस्ट मी, यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, आप सब कुछ कर सकते हैं। और बाकी टाइम में आप हर वो काम करें जिसका जो करने का आपका दिल करे, जो करने का आपका दिल है आप प्लीज़ करें। मैं हमेशा कहती हूँ क्रिएट करना शुरू कर दें एक्टिविटीज़, अगर कोई आपके साथ है आप खुद क्रिएट करना शुरू कर दें। जैसे भी क्ले पोट्री की मैं बात करी थी, तो हम लोग बैठे हो, अक्सर मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि तुम कहाँ से जगह ढूंढ लेती हो। और मैं जाती हूँ, मेरे घर से काफ़ी तकरीबन 40 मिनट्स की ड्राइव है वो जगह, बट इट्स अ मस्ट प्लेस। आप जाएं वहाँ पे,
मट्टी, वहाँ से आप मट्टी को वेज करते हैं, यानी उसको कैसे आपने गूंदना होता है, उसके बाद उसको कैसे व्हील पे चढ़ाना होता है। और जो व्हील पुराने ज़माने में तो आपको पाँव के साथ करना पड़ता था, वो ज़्यादा हेक्टिक था, अब तो इलेक्ट्रिक है। जस्ट आप बैठे हैं और उस वक्त आप क्रिएट करें, आप क्रिएशन करें, और वो आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं उस चीज़ में कि आप समझ लें, मेरा ख्याल है कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं इनडायरेक्टली वो आपकी स्किन पे बहुत अफेक्ट करती हैं, क्योंकि हमारी जो भी स्किन होती है, हमारी स्किन ज़्यादातर हमारे हार्मोन्स, हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स के पे भी डिपेंड करता है, लेकिन इंटरनल पे भी करता है। जैसे मैं बोलती हूँ, यानी एक्सटर्नल में आपका वेदर आ गया, जैसे आजकल आपका वेदर चेंज हो रहा है, मौसम है, फिर इंटरनल आपका खाना पीना हो गया, आपके हार्मोन्स हो गए, आपका स्ट्रेस हो गया। आप बहुत सी ऐसी बाहर की कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी स्किन बहुत खूबसूरत है, उनके पोर्स बहुत कम है। अगर आप देखें तो वो उन कंट्रीज़ की लिस्ट हैप्पीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड में आ रही होती है। अगर आप खुश हैं, आप खुश हैं, ऑटोमेटिकली आपका कॉम्प्लेक्शन भी आपका साफ होना शुरू हो जाएगा, आपकी स्किन ब्राइट होना शुरू हो जाएगी। तो ये एक्टिविटीज़ भी आप करें। हमेशा ये नहीं होता कि हम मेकअप या स्किन या क्लिनजिंग कर ली। कुछ लोग हैं क्लिनजिंग कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, रात को आईपैड्स रख के अपने आंखों में सो रहे हैं, लेकिन क्या उनकी पफीनेस नहीं जा रही? क्यों? क्योंकि बैक ऑफ द माइंड उनका माइंड अलर्ट है, और तो फिर वो ये सोचते रहते हैं, वो हर वक्त सोचते रहते हैं हाँ, कि मेरी स्किन ठीक नहीं है या मुझे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और आपको बताऊं कि एक्नी का एक वन ऑफ द रीज़न, अभी जो लेटेस्ट रिसर्चेस वगैरह आती रहती हैं, तो वन ऑफ द स्टाइलिस्ट उसने कहा है कि अक्सर लोगों को एक्नी जो होती है, और बड़ी एक डिफरेंट सी चीज़ थी जो मैंने पढ़ी और मुझे बड़ा यानी इन्जॉय भी मैंने किया और डिफरेंट भी था। आपको पता है आजकल एक वो टर्मिनोलॉजीज यूज़ हो रही हैं, लव पिंपल। लव पिंपल क्या है कि जब आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाते हो और फिर आप उसके लिए खुद कॉन्शियस होते हो कि क्या मैं उसको खूबसूरत लग रहा हूँ या नहीं लग रही, तो अक्सर आपके नोज पे या लिप के करीब एक हल्का सा पिंपल बन जाता है। एक्सटेंशन में वो पिंपल आ जाता है। हाँ, एक्सटेंशन में पिंपल। हाँ, इफ यू सर्च इट, यू जस्ट गूगल इट। तो ये इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, यानी आप देखें जस्ट आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ है, हर चीज़ आपकी सेम है, लेकिन क्या है कि चूंकि आपका इंटरनल बॉडी जो है एक हार्मोन एक्टिवेट हो गया, जो कॉन्शियस हार्मोन एक्टिवेट हुआ है, तो उसने क्या किया कि एक्नी एक जगह आपको जनरेट कर दिया है। तो इस लाइक हर चीज़ आपकी लिंक करती है, हर चीज़ आपको ना देखना पड़ता है कि आपको अपनी स्किन को कैसे बेहतर आप कर सकते हो। तो ये है कि कुछ क्रीम्स लगाओ, कुछ अच्छे सैलून पे जाओ, फेशियल लो, और सेकेंडली कुछ इस तरह की एक्टिविटीज। तो ये जो मौसमी तब्दीलियां, शिबा, वैसे आपने बहुत अच्छी बात की कि एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ साथ इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं, और आप मेंटली कितने ज्यादा रिलैक्स्ड हैं, स्ट्रेस फ्री आपकी जिंदगी है, दैट शोज ऑन योर स्किन, एंड देन व्हाट यू ईट दैट एक्चुअली शोज ऑन योर स्किन। खाना पीना बहुत जरूरी है। ये मेकअप से तो चले आप टेम्पररी तौर पे कवर अप कर सकते हैं। You are what you eat. You are what you eat. Exactly. So आप मुझे ये बताएं कि मौसमी तब्दीलियों को अवॉइड तो नहीं किया जा सकता, लेकिन किस तरह से अपनी स्किन को इनसे बचाया जा सकता है, किस तरह से अपनी स्किन को सेफ रखा जा सकता है? अच्छा हिना, इसमें मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पहले आप बेसिक्स पे चले जाएं। हम लोग क्या करते हैं, हिना ने आज ही की जी आज हमने पोस्ट देखी, उन्होंने ये सीरम यूज किया और अब हमने यही सीरम यूज करना है, ठीक है। हिना इज डिफरेंट, शीबा इज डिफरेंट एंड यू आर डिफरेंट, ठीक है। मैं हमेशा पहले कहती हूँ, पहले अब जो मौसम चेंज हो रहा है, फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई योर स्किन, कि आपकी स्किन है क्या। अगर हम नॉर्मल बात क्या करें तो हमारी 5 टाइप्स पे हम लोग डिवाइड करते हैं स्किन को। सबसे पहले अगर कोई भी लेमैन है, कोई भी अभी जो टीवी देख रहा है, वो अपनी पहले स्किन देखिए, क्या स्किन क्या है। एक हमारी नॉर्मल होती है, नॉर्मल बहुत रेयर होती है, बहुत से लोगों की नॉर्मल स्किन नहीं होती है, यानी जो जिसपे कम्बिनेशन स्किन की हम बात कर रहे होते हैं। फिर एक हमारी ऑयली आ जाती है, ड्राई आ जाती है, कम्बिनेशन आ जाती है, फिर एक्नी प्रोन आ जाती है, और सबसे आखिर में हमारी सेंसिटिव, द मोस्ट सेंसिटिव, यानी इसको कुछ भी, जिस तरह भी आप अभी बात कहते हैं कि बाज़ दफ़ा आप लोगों के साथ अगर आपको हाथ भी लगा दे तो अक्सर आपको इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें होता है, उसका बेहतर तरीका ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप अपना फेस वॉश करें, ठीक है। 30 मिनट्स के लिए अपने फेस को आप छोड़ दें। उसके बाद देखें कि आपके फेस पे कहाँ कहाँ शाइन आ रहा है, ठीक है। जो शाइन वाला एरिया है, उसका मतलब है वहाँ पे आपका ऑयल जो है वो जनरेट हो रहा है, वो आपका ऑयल जोन हो जाएगा। अगर तो आपके पूरे फेस पे ऑयल आ रहा है, ठीक है, जिसमें चेक्स हैं, आपके फोरहेड है, आपकी नोज टिप, आपकी चिन है, तो आप इसका मतलब है ऑयली स्किन है। अगर आपके स्किन आपको नहीं 30 मिनट्स के अंदर ऑयल आ रहा, तो उसका मतलब है ड्राई है। लेकिन अगर आपको टी जोन, टी का मतलब है फोरहेड एंड नोज आ रहा है, तो वो कॉम्बिनेशन स्किन में आ जाता है। फर्स्ट आप अपनी स्किन आप आइडेंटिफाई करें, उसके बाद आप उसके मुताबिक अपनी जो है रूटीन आप चेंज करें, ठीक है। अब वेदर है, हमेशा ये कहती हूँ, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो इस वेदर में आपको या इन दिनों में आपको कम से कम 2 दफ़ा लाजमी अपने फेस को क्लींस करना चाहिए। सुबह भी आप करें क्लींस, हल्का सा क्लींजर लेके और आराम से क्लींस करें, उसके बाद फेस वॉश करें, और रात को भी आप क्लेंस करें। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो वंस आपका काफ़ी है। सेकेंड हमारा स्टेप आता है मॉइस्चराइजर। प्लीज़ मॉइस्चराइजर आप यूज़ करें, और सन ब्लॉक, इसके बगैर गुजारा नहीं है। हर जगह मैं चीख के बोलूँगी सन ब्लॉक।
यानी ये 3 चीजें अगर आप कर लें तो इस वेदर में भी आप कर सकते हैं सर्वाइव। पानी हाइड्रेट अपने आप को रखें, पानी इस दफ़ा बहुत ज़्यादा पिए क्योंकि अब मौसम आपका चेंज हो रहा है। आजकल वायरल है जिसमें आपका गला ख़राब होता है, टेम्परेचर होता है, आप डिहाइड्रेट हो जाते हो, तो उसमें आप क्या करते हो कि उस चीज़ को कवर करने के लिए बाद दफ़ा ब्लैक कॉफ़ी पी रहे होते हो तो आपकी पानी की कमी कम हो जाती है, तो फिर अपना वाटर इनटेक बढ़ा दें। तो वही बात आ गई इंटरनल एंड एक्सटर्नल। पहले फर्स्ट आइडेंटिफाई योर स्किन, पहले आप वो आइडेंटिफाई करो, फिर उसके बाद देखो कि आपकी स्किन को प्रोडक्ट कौन सा सूट करता है। वाटर बेस्ड प्रोडक्ट आपने लेना है या आपने ऑयल बेस्ड लेना है। अगर ऑयली स्किन है तो ऑयल बेस्ड आप प्रोडक्ट कम यूज करें, क्योंकि ऑयल के ऊपर ऑयल लगाएंगे तो क्या होगा, आपके पोर्स जो है वो क्लॉग हो जाएंगे। अच्छा, इसमें फेस के और बॉडी में भी फर्क होता है? ऑब्वियसली होता है। ठीक है, तो बेसिकली पूरी बॉडी को मॉइस्चर रखना भी जरूरी है। बहुत जरूरी है। आपको अक्सर अपने बाजुओं पे या टांगों पे बहुत ड्राइनेस होती है। नजर आती है। अच्छा, फेस आपका ऑयली होता है लेकिन बॉडी आपकी जो है वो ड्राई होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दफा ऐसा होता है। तो ऐसे में क्या किया जाए? इसमें देखिए, इसमें ये होता है कि आपकी शावर हैबिट आ जाती है। ठीक है, आप जब भी शावर लेते हैं, जब भी नहाते हैं, तो आप अपनी पूरी बॉडी पे मॉइस्चराइज लगा लिया करें, क्योंकि जब आप नहाते हैं, अच्छा इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप नहाते या शावर किस किस्म के पानी से लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सर्दियों में हम गर्म पानी से नहाते हैं, खौलता हुआ पानी हमें चाहिए जो हमारे बालों को भी खराब करता है। देखिए, अगर आपकी स्किन के लिए, चाहे स्किन का मतलब, जब मैं स्किन की बात करी उसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ आपका फेस है। एपिडर्मिस फर्स्ट लेयर है, यानी हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जो दिखाई दे रही है स्किन, जो आपकी मेरी दिखाई दे रही है, इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, हमारी फर्स्ट लेयर है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसको इतना खूबसूरत प्रोटेक्टिव लेयर बनाई है कि जो भी हमारी रेडिएशन है, ये जो भी हमारी डर्ट है, हर चीज़ पहली स्किन पे जाके, पहली लेयर पे जाके स्टक हो जाती है। अगर हम उसको नीट एंड क्लीन नहीं करते, उसका ख्याल नहीं रखते, तो हमारे जो है एपिडर्मिस के बाद डर्मिस सेकंड लेयर पे वो चली जाती है चीज़, उसके बाद थर्ड हमारी लेयर पे चली जाती है। जब वहाँ जाती है फिर खराबी आपकी पैदा होती है। आपने हमेशा ल्यूक वार्म का मतलब है नीम गर्म पानी के साथ अपना फेस वॉश करना है और बॉडी वॉश करनी है। अक्सर लोग कहते हैं हम तो सर्दियों में इस तरह करते हैं, हमें पता है गर्म पानी बालों को सूट नहीं करता, बॉडी हमने गर्म पानी से, सही खौलता हुआ पानी से करना है। हाँ, सर पे हम थोड़ा सा मिक्स पानी कर लेते हैं। तो देखिए, आपकी बॉडी पे भी वही स्किन लेयर है। कुछ लोगों की स्किन लेयर, हमारा कलर इस वजह से भी चेंज होता है बॉडी का, क्योंकि कवर्ड होती है, बाज़ दफ़ा यूवी लाइट डायरेक्ट नहीं आ रही होती है। तो अगर बॉडी पे आप कहें तो मॉइस्चराइजर सिर्फ अपने फेस पे नहीं लगाना या हाथ पे नहीं लगाना, ये सिर्फ पाँव के ऊपर नहीं लगाना। आपने अपनी, जब आप शावर लेके निकलें अपने वॉशरूम में, आप हमेशा टॉवल ड्राई, पहली बात है, अगर आप, अब तो खैर मौसम है, इसमें आप कोशिश करें कि आप अपने आप को लाइट सा टैप करके अपनी बॉडी को टॉवल ड्राई करें, उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगा दें, जो यानी जो नहाने का हल्का नमी वाला जो नमी है उसके साथ ही आप मॉइस्चराइजर लगा दें। बिल्कुल डैम्प स्किन पे आप ये लगाएं, तो फिर आप देखें, फिर आपको ड्राइनेस या पैचेस का मसला नहीं होगा। बिल्कुल सही। शीबा साहिबा, थैंक यू वेरी मच, बहुत हेल्पफुल रहा, एंड वी होप हमारे नाज़रीन के लिए बहुत हेल्पफुल रहा ये कि अपनी स्किन का ख्याल किस तरह रखना है, क्योंकि हमारी रूटीन चेंज हो जाती है। सर्दियां जैसे ही आती हैं हमारी रूटीन चेंज होती है, फिर अब गर्मियां आ रही हैं, तो इसलिए स्किन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और यूवी रेज से बचना भी बहुत ज़रूरी है। तो ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है, और ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है। शीबा, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट्स ऑलवेज एन ऑनर टू टॉक टू यू, और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। आई एम श्योर नाज़रीन ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। लेकिन अभी हम लेंगे एक ब्रेक और हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। जब ब्रेक से आएंगे तो इरफान ज़हीर साहब हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर हिट मुकाबले जारी हैं और सीनियर एनालिस्ट, स्पोर्ट्स एंकर इरफान ज़हीर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। इरफान साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अब इतनी खबरें हैं ना पीएसएल से रिलेटेड, समझ नहीं आ रही सबसे पहले कौन सी डिस्कस करें। पहले पैसों वाली कर लें। पैसों वाली कर लेते हैं। क्या खबर आई है इरफान साहब के लाहौर में जो मैचेस होने हैं उसके लिए हुकूमत पंजाब ने पीसीबी से शायद 45-50 करोड़ रुपया मांग लिया कि इसको मैनेज करना है सारा। हाँ, ये कोई 5-6 दिन से न्यूज़ चल रही थी, अब ऑफिशियली न्यूज़ भी कल आ चुकी है जी। उन्होंने कहा जी आपको, अगर आपने पूरे एरिया को रोशनियों से सजाना है, और क्योंकि ओबियसली ये पार्ट भी होता है समहाउ कि जब आपकी कोई इंटरनेशनल टीम आती है तो आपका जो रास्ता होता है उसको आपने फिर ओबियसली आपने वो करना मैंडेटरी है। और फिर उसके अलावा खाने पीने, फूड के मद के अंदर जो सिक्योरिटी पुलिस वालों की होगी उसकी मद के अंदर उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 45+ करोड़ के डिमांड की है। पीसीबी ने कहा है कि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है और ये आपको बेयर करना चाहिए। उन्होंने कहा जी हमारे पास तो पैसे नहीं है, ये आपको देने हैं। पहले कौन बेयर करता था? मोस्टली ये पंजाब गवर्नमेंट या जो भी गवर्नमेंट होती है वो इसको बेयर करती है। 45 करोड़, लाइक दिस इज वे टू मच। 45 करोड़ में तो बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत अच्छा, कुछ हो जाएगा। मैं बताता हूँ, सिक्योरिटी, उनकी ड्यूटीज, पेट्रोल का खर्चा, लाइट्स, फूड,
प्रोटोकॉल्स, इस सब को मिला के, और फिर ये तमाम दिनों का होगा ना? हाँ ये तो 5 करोड़ में भी हो जाएगा जमीन। नहीं, 5 करोड़। 9 ये मैचेस हुकूमतों के काम 5 करोड़ में होगा। सॉरी माय बैड। फिर तो 45, फिर शायद 45 से भी तजावुज कर ये जाए। बड़ा उन्होंने डिस्काउंट दिया 45 करोड़। 45 को तो भाई वरना ये 90 करोड़ था, 50%। उसमें अब रिसेंट अपडेट ये है कि आज पीसीबी की मीटिंग कॉल कर ली गई है, उसमें फ्रेंचाइज ओनर को भी बुलाया गया, उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा अगर तो वो विलिंग होते हैं, क्योंकि फ्रेंचाइज भी उतने ही बड़े स्टेक होल्डर है, क्योंकि उनका भी इंटरेस्ट बड़ा ज़्यादा ना। अब जैसे लाहौर के अंदर है, लाहौर के अंदर की ख्वाहिश ये होगी कि उनके मैचेस मोस्टली लाहौर में हो, और रखे भी इस तरह ही गए हैं। अगर वो लाहौर को नहीं मिलते तो लाहौर के अंदर उसको इफेक्ट होगा। तो इसी तरह तमाम स्टेक होल्डर को आज बुलाया गया, उनसे बात करेंगे, वो अगर एग्री करते हैं तो शायद ये सारे मैचेस दोबारा कराची में शिफ्ट कर दिए जाएं, क्योंकि कराची में कोई इस तरह का एक्सपेंस आ नहीं रहा, और जो ऑलरेडी है वही है। तो रिसेंट अपडेट तो ये है। आपको लगता है कि ये इसलिए भी है क्योंकि निगरान गवर्नमेंट है? क्या ये भी एक रीजन हो सकता है। ऑब्वियसली उनके भी एक सर्टेन कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा भी वो चीज़ें वो कर नहीं सकते। जैसे आपने देखा होगा कोर्ट ने भी ये डिसीजन दिया था कि आपकी भी सर्टेन एक लिमिटेशन है ना, उनकी भी निगरान गवर्नमेंट बिल्कुल, उनको भी अपनी अथॉरिटी को ज्यादा वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। मतलब चांसेस ज्यादा हैं कि वो कराची में ज्यादा मैचेस जो है। देखिए मेरा ख्याल है लाहौर को भी आप बिल्कुल एलिमिनेट करना ये भी पॉसिबल नहीं है। स्टेडियम में जाके मैच देखेंगे इरफान साहब, वीवीआईपी इंक्लोजर में बैठ के, इसीलिए सारे ख्वाब धरे के धरे रह गए भाई। इसीलिए सारे मैचेस अब कराची में आपने जब से सोचा ना कि जाके देखना। अच्छा, उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमें तो डेली के कोई 200-300 बंदा डिमांड करता है, तो चले बहुत कौन हो जाएगा, है ना? चले यही बात मैं समझाना चाह रहा था। नहीं आप लोगों के लिए तो सेपरेट है ना वो, तो मेरे लिए तो वो उन्होंने पहले से ही लेके रखा हुआ था। हाँ पहले ले प्रोटोकॉल भी लगवाया, अलग रोड भी बनवाया जिस रोड से आपने जाना आपको, जो कि अगले 3 मंथ में कंप्लीट होगी, कलमा चौक पर। आई थिंक हमें आगे बढ़ना चाहिए और अब बात करते हैं शाहीन शाह की, जिन्होंने बतौर तोहफा मिलने वाला प्लॉट जो है वो जलाद खान को दे दिया है। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ जो है प्लेयर ऑफ द मैच शाहीन शाह अफरीदी ने तोहफे में जो मिलने वाला उनको प्लॉट था वो उन्होंने फास्ट बॉलर जो थे उनको दे दिया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम से थे। अच्छा मुझे ऐसा करते हैं, वो वीडियो देखते हैं। कौन सा है? वीडियो देखते हैं ना, वीडियो देखते हैं ये, और फिर अच्छा मैं जलाद खान के बारे में जी पहले वीडियो देख लेते हैं फिर आके बात करेंगे जी। और जलाद खान की अगर बात करें तो इनका ताल्लुक लिया से है और इनके जो वालिद साहब हैं वो एक मजदूर हैं। यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन करना चाहूँगी कि जब इस तरह के कोई भी अपने फेलो क्रिकेटर्स के लिए कोई भी इस तरह का स्टेप लेता है बहुत खुशी भी होती है, और ये बहुत पॉजिटिव साइन है जमील। जिस तरह से इरफान साहब आप भी एग्री करेंगे कि उनको एक प्लॉट गिफ्ट किया गया जो कि उन्होंने आगे एक साथी क्रिकेटर को गिफ्ट कर दिया जलाद खान को, तो ये आई थिंक बहुत खुशाइन बात है। और इस तरह की अगर चीजें होती रहें, कितना बड़ा दिल है शाहीन अफरीदी का। बिल्कुल भी प्लॉट गिफ्ट, आपको कभी प्लॉट गिफ्ट हो आप भी सोच सकते हैं किसी, मैं वो आपको दे दूं। नहीं मेरे पास वैसे आने वाले हैं 5-10 प्लॉट्स ना, वो तो हमें 5 एक इस्लामाबाद में, 5 एक लाहौर में, ठीक है, तो एक मैं आपको दे दूंगा, दे दीजिएगा तो बहुत, मैं खाली फाइल ही आनी है तो वो फाइल ही दूंगा मैं प्लॉट। अभी जनाब वसीम अकरम साहब की वीडियो आपको दिखाते हैं। कराची किंग्स की परफॉर्मेंस पे बहुत नाला है वो, क्या कहना है उनका जरा देखते हैं। देखें जनाब, उन्होंने ट्विटर का सहारा लिया और ये एक्सप्रेशंस आप देखें, मतलब कोई बहुत शदीद किस्म की डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने जो है वो मुझे लगता है गम और गुस्से का इजहार करना चाह रहे हैं। मतलब वो गमगीन भी हैं और उनको गुस्सा भी आया हुआ है। जाहिर बात है जब आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं और क्रिकेटर्स उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते तो दिस इज़ नेचुरल आई थिंक। और वैसे भी हम बहुत इमोशनल कौम है, हमारे इमोशंस जो हैं वो क्रिकेट के साथ बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं, आई वुड पुट इट दिस वे। तो जब कुछ ऐसा आप प्लान करते हैं या सोचते हैं कि ऐसा और वैसा नहीं होता तो फिर इस तरह के एक्सप्रेशंस हमें देखने को मिलते हैं। मैचेस की थोड़ी बात करते हैं। इस्लामाबाद ने कराची में पेशावर को शिकस्त दी थी और ज़ल्बी ने पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड पर 156 रन का हिस्सा सजाया। कप्तान बाबर आजम का बल्ला रन उगलता रहा, 75 रन की शानदार इनिंग खेली, लेकिन 75 रन से शिकस्त हुई। क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? 6 विकेटों से हाँ जी, उसमें बड़ा अच्छा स्टार्ट मिला था पेशावर ज़ल्मी को, बट अगेन फिर हम बाबर आजम पे आएंगे। 75 रन छा गए, उनका बल्ला तो
रन ऐसे उगल रहा था ना। हाँ, Runs machine बनी लेकिन हुई थी। टीम हार गई ना, ये एक टीम सबसे- हार गई तो वो थोड़ा बहुत फिर देखिए। अच्छा, उसमें देखिए 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। जो बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कहा, पहले मैं हारिस को थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहूँगा। वो वाहिद पाकिस्तानी प्लेयर है इस PSL में जो दिलेरी के साथ खेल रहा है और वो विदाउट एनी फेयर, कोई स्केयरनेस के बगैर खेल रहा है। और जिस तरह खूबसूरत उसने 21 गेंदों पे 40 किया, हर तरह की शॉट खेली। सिर्फ थोड़ा सा उसको अपनी इस चीज़ को वैल्यू करना है कि मैंने विकेट थ्रो नहीं करनी। हर मैच में वो 30-40 बना रहा है, बट उसको थोड़ी लंबी इनिंग्स के लिए कैरी फॉरवर्ड करना है अपनी इनिंग्स को। बाबर जब खेल रहे थे तो हमें मालूम है एकदम ओपनिंग स्टार्ट बहुत अच्छा मिला दोनों को और फिर 4 विकेटें गिर गई एक साथ। बाबर का जो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना था कि विकेट्स गिर गई थी, मैं थोड़ा स्टेबिलिटी चाह रहा था, पार्टनरशिप लगाना चाह रहा था। देखिए, आपको मालूम है एक 50-55 करके आप नहीं जीत सकते, तो बाबर को चांस लेना चाहिए था। जो तो वो अगर लेते तो मेरा ख्याल है 81-90 की क्रिकेट खेलते तो very right. थोड़ा अच्छा हम जो है वो जल्दी से जरा चार्ट पर नजर डालते हैं, कौन सी टीम किस पोजीशन पर खड़ी है PSL 8 के मैचेस में। जनाब, मुल्तान सुल्तान पहले, इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे, लाहौर कलंदर्स तीसरे नंबर पे है, पेशावर सलमी चौथे, कराची किंग्स 5वें और कोयटा ग्लेडिएटर्स छठे नंबर पर है। तो लेट्स सी आने वाले मैचेस पे क्या होता है, क्योंकि लाहौर कलंदर्स अच्छा, हम लास्ट अभी पे जाते जाते केक भी काट लेंगे। आप मुझे केक उठा दें ताकि जाते जाते मैं केक ही काट लूं। ऐसा करते हैं, हम अपने नाज़रीन से इजाजत लेते हैं फिर केक क्योंकि काटते टाइम हैं? खत्म हो गया है और फिर हम जो है ना वो अपनी टीम के साथ मिलकर ये केक काटते ये हैं। मैं केक दिखाना चाह रही थी ना। केक बिल्कुल हम केक हमारा, उसके ऊपर ये ले, लोगो बना हुआ है। आप केक दिखाइए सुनो पाकिस्तान और का। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे और हिना को दीजिए इजाजत। 100 एपिसोड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बाय बाय।